शोभित की बात सुनकर सभी कस्टमर्स का ध्यान उसकी तरफ चला गया। वो सभी बहुत गौर से उसकी तरफ देख रहे थे और उन्हें शोभित की बात से काफी परेशानी हुई थी, क्योंकि अगर शोभित ये पूरा रेस्टोरेंट बुक कर लेता तो यहां किसी को भी खाने का मौका नहीं मिलता, जो कि उन्हें मंजूर नहीं था। पहली बार किसी ने पूरा रेस्टोरेंट बुक करने की बात की थी। वसीम उस समय प्रेम की बनाई ग्रिल्ड फिश खा रहा था और बाकी सभी कस्टमर्स यही सोच रहे थे कि शोभित के बात से वसीम का रिएक्शन क्या होगा। यह सोचकर सभी अपने मन में हंस रहे थे। सभी को समझ में आ गया था कि इस नए लड़के ने यहां आने के पहले इस रेस्टोरेंट के बारे में जरा भी जांच पड़ताल नहीं की थी। भले ही शोभित काफी अमीर था, लेकिन अभी मारिया रेस्टोरेंट में 10 लोग और ऐसे थे जो उसके जितने ही अमीर थे। साथ ही साथ यहां कम से कम 20 कस्टमर्स ऐसे थे जो शोभित को एक थप्पड़ में ही रेस्टोरेंट के बाहर निकाल सकते थे। जब मैं खाना खाता हूं तो मुझे भी शांति बहुत पसंद है, वसीम ने शोभित की तरफ देखकर कहा और वापस अपनी स्पाइसी ग्रिल्ड फिश खाने लगा। ग्रिल्ड फिश की स्पाइसीनेस से उसकी जीभ सुन्न हो गई थी, लेकिन उसे उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगा था। सबसे ज्यादा सरप्राइज उसे इस बात से हुआ था कि जैसे ही उसने ये फिश गट की थी, उसकी बॉडी के अंदर काफी अजीब से सेंसेशन होने लगे थे। उसे अपने पैरों में एक दमदार ताकत महसूस होने लगी थी। उसके पैर जो थोड़ी बहुत जकड़न महसूस करते थे, अब उसमें काफी गर्मी आ गई थी और उसके शरीर से जकड़न धीरे धीरे गायब हो रही थी। उसे अपनी झुकी हुई पीठ में भी ऐसी ही फीलिंग आ रही थी। उसने अपनी ग्रिल्ड फिश खाना जारी रखा और उसकी कमर धीरे धीरे सीधी होती गई। वसीम ने अपनी पीठ सीधी करने के बहुत सारे तरीके ढूंढे थे और अपने शरीर की जकड़न हटाने के भी बहुत से तरीके उसने आजमा लिए थे। रात को वो जिस बिस्तर पर सोता था वो 10,000 साल पुरानी फायर रॉक का पत्थर था, जिसे लावा लेक से निकाला गया था। वो रोज फायर फ्रूट का जूस पीता था, लेकिन इन सब से उसे अभी तक कोई खास फायदा नहीं हुआ था। उसकी हड्डियों में जकड़न अब तक जोर पकड़ चुकी थी और नॉर्मल तरीकों से उन्हें नहीं हटाया जा पा रहा था। अब उसकी जिंदगी के कुछ गिने चुने दिन ही बचे थे, इसलिए उसने अपनी परेशानी दूर करने के तरीके ढूंढने बंद कर दिए थे। हालांकि प्रेम के राजमा चावल ने उसे उम्मीद की नई किरण दिखाई थी और उसने अभी अभी जो ग्रिल्ड फिश खाई थी उससे उसकी उम्मीद का दिया और भी प्रकाश के साथ जलने लगा था। ग्रिल्ड फिश से उसकी बॉडी में जो सेंसेशंस हो रहे थे उसकी एक एक हड्डियों को नरिश कर रहे थे और उसकी जकड़न धीरे धीरे गायब हो रही थी। भले ही ये प्रोसेस ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी जकड़न दूर होती महसूस हो रही थी और अब उसकी पीठ और पांव का दर्द भी गायब हो रहा था। वो समझ चुका था कि अगर वो ये डिश रोज खाएगा तो जल्दी ही उसकी बॉडी से जकड़न पूरी तरह से गायब हो जाएगी और शायद उसकी पीठ भी सीधी हो जाएगी। अब वसीम ने सोच लिया था कि भले ही उसके पास जिंदगी के कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन वो अपनी बची हुई जिंदगी कंफर्ट के साथ बिताएगा। और उसकी जकड़न का उसे जो इलाज मिला था वो कोई महंगी दवाई नहीं थी, बल्कि प्रेम के हाथों से बनाई गई ग्रिल्ड फिश थी। तो उसे यह कंडीशन मंजूर थी। शोभित ने वसीम की तरफ देखा, लेकिन एक झुकी हुई पीठ वाले आदमी से बात करना उसे ठीक नहीं लगा। इतने सारे लोगों के देखने से उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। उसे पता था कि ककाओ गांव करूर जैसा नहीं है और उसे यहां बहुत ध्यान से रहने की जरूरत थी। इसलिए ही उसने इस रेस्टोरेंट के बॉस को बुलाया था कि वो सभी को यहां से बाहर निकाल दे। उसे लग रहा था कि उसने जो अभी अभी बात कही थी वो तरीका बिल्कुल जेंटलमैन और हीरो जैसा था। वंदना ककाओ गांव की मुखिया की लड़की थी, तो वो भी शायद इतनी सारी स्पीशीज के साथ बैठकर खाना पसंद नहीं करती। लेकिन जैसे ही शोभित ने वंदना के साथ प्राइवेट में खाना खाने के बारे में सोचा, उसका दिल जोरों से उछलने लगा। उसे लग रहा था कि उसकी बातों से वंदना काफी इंप्रेस हो गई होगी। क्या ये आदमी बेवकूफ है? वंदना ने शोभित की तरफ देखकर सोचा। वो यहां बस खाना खाने आई थी, लेकिन शोभित ने उसके इरादों पर पानी फेर दिया था और अब वो यहां पर तमाशा खड़ा कर रहा था। साथ ही साथ वंदना ने तो आदमियों के जैसे कपड़े पहने थे, फिर भी शोभित उस पर चांस मार रहा था। यह सोचकर वंदना को काफी अजीब लगा। उसने शोभित से अपनी नजरें हटाई और अपने मन में सोचा, क्या ये गे है? जैसे ही ये बात वंदना के दिमाग में आई, वंदना उससे थोड़ा दूर को खिसक गई। बताओ क्या ख्याल है? शोभित ने तेज आवाज में यामिनी से पूछा। यामिनी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो शोभित से क्या कहे। पहले कभी भी उसके सामने ऐसी परेशानी नहीं आई थी, तो उसे नहीं पता था कि ऐसे मौके पर क्या किया जाना चाहिए।
वो समझ चुकी थी कि शोभित काफी अमीर कस्टमर है, इसलिए वो उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। सॉरी, लेकिन हमारे रेस्टोरेंट में रिजर्वेशंस नहीं किया जा सकता है। प्रेम ने शाही कबाब की एक प्लेट हाथ में लेकर किचन से आते हुए कहा। उसने वो प्लेट एक कस्टमर की टेबल पर रख दी और फिर यामिनी की तरफ चलकर आया। फिर उसने शोभित से स्माइल करते हुए कहा, साथ ही साथ हमारा रेस्टोरेंट बहुत महंगा है, तो शायद तुम इसके पैसे नहीं दे पाओगे। प्रेम का जवाब सुनकर सभी कस्टमर्स के चेहरे पर स्माइल आ गई। उन्होंने प्रेम से यही उम्मीद की थी। इसके साथ साथ प्रेम ने बहुत शांति और बहुत अच्छे तरीके से शोभित को जवाब दिया था, ताकि इतने सारे लोगों में शोभित की इंसल्ट भी ना हो। वंदना सरप्राइज होकर प्रेम की तरफ देखने लगी और प्रेम को देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। वो समझ चुके थे कि रॉबर्ट अंकल जैसा कह रहे थे, प्रेम वैसा ही जीनियस इंसान था। प्रेम के कपड़े और उसके रहने का ढंग देखकर वंदना को काफी अच्छा लगा। ये तो काफी हैंडसम है और इसकी मोज के लिए तो मैं इसे पूरे मार्क्स दूंगी। प्रेम के कंपैरिजन में शोभित तो कुछ भी नहीं है और ना ही शोभित अट्रैक्टिव है। मैं तो बस इसके लुक्स पर अपना ओपिनियन दे रही हूं। इसका यह मतलब नहीं कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट आ रहा है। मैं तो बस यहां खाने आई हूं। वंदना ने अपनी आंखें प्रेम से हटाते हुए सोचा। शोभित की बात प्रेम ने जिस तरह से नकारी थी, उससे वंदना काफी सेटिस्फाई हुई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कोई रेस्टोरेंट हो सकता है जो अपने कस्टमर की रिजर्वेशन की रिक्वेस्ट को ठुकरा दे और ऐसे अपनी बात खत्म करे कि तुम इस रेस्टोरेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते। उसे प्रेम काफी इंटरेस्टिंग लगा। तुम यहां के बॉस हो? प्रेम की बात सुनने के बाद शोभित ने पूछा। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसके ऑफर को सीधा मना कर देगा और साथ ही साथ उसकी इंसल्ट भी कर देगा। उसे समझ आ गया था कि अगर वो इस बात को ऐसे ही जाने देगा तो शायद वंदना की नजर में उसका इंप्रेशन मिट्टी में मिल जाएगा, जो कि उसे मंजूर नहीं था। शोभित ने बहुत गुस्से भरी नजर से प्रेम की तरफ देखा। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं कितना अमीर हूं। मैं ये रेस्टोरेंट आज बुक कर रहा हूं, तुम बस कीमत बोलो, उसने कहा और सोचने लगा। ये चौराहे के पास एक छोटा सा रेस्टोरेंट ही तो है, भले ही इसके पास बाकी रेस्टोरेंट से ज्यादा कस्टमर्स हैं, और ये आखिर कितना महंगा होगा। ज्यादा से ज्यादा मैं सबके खाने के पैसे भी देने को तैयार हो जाऊंगा। मेरे पास अभी जेब में बहुत सारे सोने और प्लैटिनम के सिक्के रखे हुए हैं, इतना तो इनके लिए काफी होगा। हमारा रेस्टोरेंट रिजर्व करना तुम जितना सोच रहे हो उससे भी काफी ज्यादा महंगा है। प्रेम ने शोभित की बात का जवाब दिया। अब शोभित के एक्सप्रेशंस और भी गुस्से से भर गए। अगर तुम वाकई ये रेस्टोरेंट रिजर्व करना चाहते हो तो आज रात हम जितना पैसा कमाने वाले हैं तुम्हें उससे डबल पैसे देने होंगे। हम रेस्टोरेंट में सबसे ज्यादा पैसे रात में ही कमाते हैं। तुम्हें लगभग 10 लाख कॉपर के सिक्के देने होंगे, साथ ही साथ तुम्हें सबके खाने के पैसे भी देने होंगे, और इसमें बाकी चार्जेस मिला दिए जाएं तो इसके भी लगभग 1 लाख कॉपर के सिक्के होते हैं। रेस्टोरेंट रिजर्व करने से हमारे रेस्टोरेंट की रेपुटेशन भी खराब हो सकती है, जिससे हमारा प्रॉफिट कम होने के चांसेस हैं। इसके लिए भी तुम्हें 1 लाख कॉपर के सिक्के देने होंगे, तो तुम्हें कुल मिलाकर 12 लाख कॉपर के सिक्के कैश में देने होंगे, प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा। 12 लाख कॉपर के सिक्के? शोभित ने हैरान होकर प्रेम की तरफ देखा। फिर उसने अपनी आवाज ऊपर करके पूछा, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारा रेस्टोरेंट दिनेश रेस्टोरेंट है? शोभित को लगा था कि उसे ज्यादा से ज्यादा 20,000 कॉपर के सिक्के इस रेस्टोरेंट को रिजर्व करने के लगेंगे। वो महीने में करीब 40,000 कॉपर के सिक्के तो यूं ही खर्च कर सकता था, और अभी तो उसे वंदना का दिल भी जीतना था। लेकिन प्रेम ने 12 लाख कॉपर के सिक्कों की बात कही थी, जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा कीमत थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कोई भी इंसान इतने ज्यादा कॉपर के सिक्के किसी भी रेस्टोरेंट में लेकर क्यों आएगा। रेस्टोरेंट के सभी कस्टमर्स भी काफी चौंक गए थे। मारिया रेस्टोरेंट का बिजनेस दिन ब दिन अच्छा होता जा रहा था और उनकी डिशेस की प्राइस पहले से ही काफी ज्यादा थी, इसलिए सभी को पता था कि यहां हर दिन काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता होगा। किसी ने भी इस बात का जोड़ घटाव नहीं किया था, लेकिन प्रेम की बात सुनकर सबको समझ में आ चुका था कि मारिया रेस्टोरेंट एक दिन में करीब 5 लाख कॉपर के सिक्के कमा लेता था। चौराहे के सभी रेस्टोरेंट मिलाकर भी इतना ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते थे। यहां तक कि फूड कंपटीशन में नंबर 1 रैंक वाला दिनेश रेस्टोरेंट भी प्रेम की एक दिन की कमाई के आगे कुछ भी नहीं था। मैंने यह कीमत तुम्हें डिस्काउंट के बाद ही बताई है, प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा, और अगर तुम्हारे पास पैसे होंगे भी तो भी मैं तुम्हें रेस्टोरेंट को रिजर्व करने नहीं दूंगा। सभी कस्टमर्स जोर से हंसने लगे। उनका बहुत मन हो रहा था कि वो शोभित का और मजाक उड़ाएं।
क्योंकि शोभित की रिजर्वेशन की बात से उनका मूड पहले ही खराब हो चुका था। लेकिन अब प्रेम की बात सुनकर वो काफी अच्छा फील कर रहे थे। प्रेम किसी को भी मजा चखाने में बहुत माहिर था। बाप हमेशा बाप होता है, और यह बात प्रेम ने बिल्कुल सही साबित कर दिया था। प्रेम की बात सुनने के बाद वंदना भी धीरे धीरे हंसने लगी थी। उसे प्रेम काफी इंटरेस्टिंग इंसान लगा था, क्योंकि उसने बिना कोई गलत बात कहे शोभित की काफी इंसल्ट कर दी थी। थोड़ी ही देर बाद वंदना को समझ में आ गया था कि वो अपने मन में ना हंसकर जोर से हंस सकती है। उसने शोभित की सारी खुन्नस अपनी हंसी में निकाल दी। तुम? शोभित ने बहुत गुस्से भरी आवाज में कहा। कस्टमर्स और वंदना की हंसी सुनकर उसका खून खौल उठा था। उसने आज अपने लिए एक कब्र खोद ली थी। उसने सोचा था कि वो आज मौके का फायदा उठाकर शो ऑफ कर सकता था, लेकिन अब वो बस हंसी का एक किरदार बनकर रह गया था। शोभित पिछले 2 सालों से ककाऊ गांव में रह रहा था, और आज पहली बार किसी ने उसका इस तरह से मजाक उड़ाया था। तुम पहले हमारे यहां का मेन्यू देखो। तुम भले ही हमारा रेस्टोरेंट रिजर्व नहीं कर सकते, लेकिन तुम यहां की हर डिश ले सकते हो। और स्पाइसी ग्रिल्ड फिश की बात करें तो तुम बहुत ज्यादा स्पाइसी वाला फ्लेवर ट्राई कर सकते हो, वो तुम पर काफी जचेगा। प्रेम ने शोभित को मेनू देते हुए कहा। मैं भी तो देखूं कि 12 लाख कॉपर के सिक्के में तुम ऐसा क्या बेच रहे हो। शोभित ने प्रेम के हाथ से मेनू छीनते हुए कहा, और गुस्से में मेनू खोला। जैसे ही वो अपने चेहरे के पास में मेनू लाया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, और उसने पूछा, क्या ये प्राइस ठीक है? शोभित काफी ज्यादा महंगे रेस्टोरेंट में जाता था, तो उसे महंगी डिशेस देखने की आदत हो चुकी थी। हालांकि प्रेम के मेनू में सबसे सस्ती डिश रसमलाई थी, जिसके रेट्स 200 कॉपर के सिक्के थे, जबकि बटर पनीर मसाला और नान का रेट 800 कॉपर के सिक्के थे। और प्रेम के रेस्टोरेंट की सबसे महंगी डिश स्पाइसी ग्रिल्ड फिश थे, जिसमें सबसे छोटी फिश का चार्ज 1200 कॉपर के सिक्के और सबसे बड़ी फिश का चार्ज 2000 कॉपर के सिक्के थे। फूड कंपटीशन में फर्स्ट रैंक वाला दिनेश रेस्टोरेंट अपनी सबसे महंगी डिश 2500 कॉपर के सिक्के में बेचता था, लेकिन वो डिश 6 लोगों के लिए काफी होती थी। साथ ही साथ वो डिश के साथ फ्री ड्रिंक्स भी सर्व करते थे, और इतने ज्यादा रेट होने के बाद भी वो अभी तक पहले रैंक पर बने हुए थे। लेकिन प्रेम का रेस्टोरेंट, जो अभी रैंकिंग बोर्ड में भी नहीं था, वो एक ग्रिल्ड फिश के 2000 कॉपर के सिक्के ले रहा था, और शायद सबसे बड़ी ग्रिल्ड फिश भी 4 लोगों के लिए काफी नहीं थी। हाँ, रेट्स बिल्कुल ठीक हैं, यहां तक कि हमारे सारे कस्टमर्स इतना ही पे करते हैं, और उन्होंने आज तक कोई शिकायत नहीं की। प्रेम ने स्माइल करते हुए सिर हिलाकर कहा। ये रेट्स? वंदना ने जैसे ही मेनू खोला, उसने सरप्राइज होकर अपने मन में सोचा, रॉबर्ट अंकल ने जैसा कहा था, अगर यहां का फूड वाकई इतना अच्छा है तो ये ज्यादा महंगा तो नहीं है। हालांकि यहां कितने ज्यादा कस्टमर्स हैं और इनकी प्राइसेस भी बहुत ज्यादा है। अगर यहां के कस्टमर्स सबसे सस्ती डिश रसमलाई भी ऑर्डर करते होंगे तो ये रेस्टोरेंट वाकई बहुत पैसे कमा रहा है। ये रेस्टोरेंट अपनी दिन भर की कमाई से फूड कंपटीशन में बिल्कुल टॉप रैंक हासिल कर सकता है। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि ये रेस्टोरेंट अभी 1 महीने पहले ही खुला है। अगर ये ऐसे ही काम करता रहा तो जल्दी ये दिनेश रेस्टोरेंट के आगे निकल जाएगा। फिर वंदना प्रेम की तरफ मुड़ी और सोचने लगी, इस आदमी ने सिर्फ फूड कंपटीशन की रैंकिंग ही हासिल नहीं की है। अगर ये ऐसे ही काम करता रहा तो ये पूरी फूड इंडस्ट्री पर राज करेगा। क्या इसका फूड वाकई में इतना अच्छा है? अब ये तो मुझे खुद टेस्ट करके ही देखना होगा। मैं स्पाइसी ग्रिल्ड फिश लेना चाहूंगा, जिसमें मीडियम स्पाइस डाले गए हों और एक बहुत मीठी रसमलाई भी। वंदना ने मेनू बंद करते हुए कहा। फिर वो सीरियस होकर प्रेम की तरफ देखने लगी और बोली, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी डिश भी तुम्हारे प्राइस जितनी ही अच्छी होगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मेरी डिश उनके प्राइस के हिसाब से बिल्कुल वर्दी रहे। आप ये डिश खाकर काफी सेटिस्फाई होंगे। प्रेम ने स्माइल करके वंदना से कहा। फिर प्रेम ने वंदना की गर्दन की तरफ थोड़ी देर देखा और अपनी नजरें हटा ली और सोचने लगा, शायद शोभित इस हैंडसम आदमी के सामने शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए ये इस रेस्टोरेंट को रिजर्व करना चाहता था। पहले तो मुझे लगा कि शोभित गे हो सकता है, लेकिन शायद ये कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है जिसके सामने वो शो ऑफ करना चाह रहा था। इसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल भी लड़कों जैसी नहीं लग रही है, और शायद शोभित ने इसे पहचान लिया है। क्या ये समझ गया? क्या ये मुझे पहचान गया? प्रेम की नजरों से वंदना के दिल में एक सवाल उठा। मैं भी स्पाइसी ग्रिल्ड फिश खाना चाहूंगा। तुम अपनी सबसे बड़ी ग्रिल्ड फिश मेरे लिए लेकर आओ।
शोभित ने प्रेम की तरफ मुड़कर कहा। उसके पास फिलहाल 12 लाख कॉपर के सिक्के नहीं थे, और अगर उसके पास होते भी तो भी वो एक रात के लिए इतने ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहता था। साथ ही साथ इतने पैसे होने के बावजूद भी प्रेम उसे ये रेस्टोरेंट रिजर्व नहीं करने दे रहा था, और अगर इस समय वो रेस्टोरेंट रिजर्व करने की जिद करता तो उसकी रेपुटेशन वंदना की आंखों में और भी खराब हो सकती थी। वैसे भी उसका फर्स्ट इंप्रेशन खराब हो चुका था, इसलिए अब वो ज्यादा चांस नहीं ले सकता था। भले ही शोभित ज्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाता था, लेकिन अब उसे वंदना की नजरों में इंप्रेशन जमाना था। उसने अपने दांत पीसते हुए प्रेम की तरफ देखा और बोला, मैं सबसे ज्यादा स्पाइसी फिश खाना चाहूंगा। ठीक है, आपका ऑर्डर जल्दी तैयार हो जाएगा, प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा और किचन की तरफ चला गया। उसने शोभित को सबसे स्पाइसी फिश की सलाह दी थी, क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान वो फिश नहीं खा सकता था, और इसलिए अब शोभित को शो ऑफ करने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी थी। प्रेम भी शोभित के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में सोचकर हैरान हो गया था, क्योंकि शोभित की हालत अब खराब होने वाली थी। प्रेम को भी स्पाइसी फूड काफी पसंद था, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा स्पाइसी ग्रिल्ड फिश नहीं खा सकता था। यामिनी ने एक राहत की सांस ली और दूसरे कस्टमर को सर्व करने चली गई। वो समझ चुकी थी कि उसके सामने कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, प्रेम बहुत आसानी से उन परेशानियों को दूर कर सकता था। बाकी कस्टमर्स भी अपने खाने की तरफ ध्यान देने लगे। उन्हें पता था कि जब तक प्रेम इस रेस्टोरेंट का ओनर है, तब तक कोई भी उन्हें बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि प्रेम किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता है। भाई, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? शोभित ने वंदना की तरफ स्माइल करते हुए कहा। सिस्टम, मैंने मीडियम स्पाइस ही यूज किया था, और उससे ही मेरी वेट्रेस के बटन उखड़कर निकल गए थे। क्या बहुत ज्यादा स्पाइसी खाने से कस्टमर का पेट फट जाएगा? प्रेम ने थोड़ा परेशान होते हुए सिस्टम से पूछा। ग्रिल्ड फिश को कस्टमर बहुत पसंद करते थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर काफी कम या मीडियम स्पाइसी ऑर्डर कर रहे थे। केवल वसीम ने ही सबसे ज्यादा स्पाइसी ग्रिल्ड फिश ऑर्डर की थी, और जैसे ही उसने पहली बाइट खाई थी, उसकी बॉडी से भाप निकलने लगी थी, जिससे रेस्टोरेंट का माहौल ऐसा हो गया था जैसे वो लोग किसी कोहरे वाली जगह पर आ गए हों। मैं तुम्हें जो भी चीजें देता हूं उसके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर कभी भी शक मत किया करो, सिस्टम ने सीरियस होकर कहा। तभी एक लंबी सी लिस्ट प्रेम के दिमाग में दिखने लगी। मैंने स्पाइसी ग्रिल फिश के सारे एलिमेंट बहुत सोच समझ के चुने हैं। जो रेनबो फिश है, उसमें 2 अलग अलग फिश को क्रॉस ब्रीड किया गया है, जिसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन है। इसके साथ इसमें एंटी एजिंग और नरिशिंग एलिमेंट भी है। लाल मिर्च को 2 अलग अलग सबसे अच्छी क्वालिटी की मिर्च के साथ क्रॉस ब्रीड करके बनाया है, जो पॉइजन फायर आइलैंड में मिलती है। पॉइजन फायर आइलैंड डीमन आइलैंड का एक हिस्सा है। यहाँ ये मिर्च रोज टॉक्सिक फ्लेम में बेक की जाती है, जिससे उसकी सारी इंप्योरिटीज निकल जाती है और उसके अंदर थर्मल एनर्जी जमा हो जाती है, जो कि जगड़न में काफी फायदेमंद है। काली मिर्च करूर राज्य के सबसे नॉर्दर्न एरिया में उगाई जाती है। इसमें हल्की सी ठंडक होती है। जब इसे लाल मिर्च के साथ मिलाकर डाला जाता है, तो ये दोनों एक दूसरे की एनर्जी को कम कर देती हैं, जिससे कस्टमर को कोई भी नुकसान नहीं हो पाता। अच्छा, तभी मुझे इस डिश के इंग्रेडिएंट्स 600 कॉपर के सिक्के में मिले, प्रेम ने अपने होंठ काटते हुए सिस्टम से कहा। तुम हमेशा अपने डिशेस के प्राइस इंग्रेडिएंट्स के प्राइस से डबल रखते हो, तो मुझे उम्मीद है कि जितना ज्यादा मैं तुम्हारे इंग्रेडिएंट के प्राइस रखूंगा, तुम उससे ज्यादा ही कमाओगे और तुम्हें इससे ज्यादा ही खुशी होगी, सिस्टम ने ताना मारने के अंदाज में कहा। यह तुमसे किसने कहा? मैं तो चाहता हूं कि मैं अपने कस्टमर्स को सबसे सस्ती डिश दे सकूं, लेकिन इंग्रेडिएंट्स महंगे होने के कारण मैं ऐसा नहीं कर पाता, इसलिए मुझे इनके प्राइस ज्यादा रखने पड़ते हैं, प्रेम ने सीरियस होकर कहा। फिर उसने 2 मछलियों को मैरिनेट करके ओवन में रख दिया और बटर पनीर मसाला और नान बनाना शुरू किया। पापा, अगली डकलिंग ने मेरी सारी फिश बोन्स खा ली, क्या मैं इसे मार सकती हूँ? ठीक तभी रिया किचन के दरवाजे पर आकर नाराज होते हुए बोली। वो अपने एक हाथ में खाली डिब्बा और दूसरे हाथ में अगली डकलिंग को पकड़े हुई थी। जैसे ही उसने रिया की शिकायतें सुनी, प्रेम पीछे मुड़ा। रिया अपने हाथ में जो डिब्बा लिए हुई थी, उसमें लंच के बाद बची हुई फिश बोन्स रखी थी। प्रेम ने सारी फिश बोन्स अच्छे से जमा कर इसी में डाल दी थी, ताकि रिया अपने दोस्तों को ये फिश बोन्स दिखा सके। लेकिन अब लगभग सभी हड्डियां गायब हो चुकी थीं और बाकी हड्डियां टूटी फूटी रखी थी। रिया की गोदी में लटकी हुई अगली डकलिंग सिहरते हुए बोली। हालांकि अगली डकलिंग काफी गिल्टी फील कर रही थी,
जो कि उसके चेहरे पर दिख रहा था, क्योंकि उसने वाकई में हड्डियों को बर्बाद कर दिया था। ठीक है, तुम इसे सबक सिखा सकती हो, प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा। प्रेम को हड्डियों को ठीक से साफ करने में और ठीक से जमाने में बहुत समय लगा था, और अगली डकलिंग ने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया था, इसलिए प्रेम थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था। अगली डकलिंग ने सोचा था कि प्रेम उसकी जान बचाएगा, लेकिन उसने तो उल्टा रिया को उसे मारने की इजाजत दे दी थी। ठीक है, प्रेम की परमिशन पाकर रिया ने सिर हिलाकर कहा। उसने अपने हाथ का डिब्बा एक तरफ रख दिया और अगली डकलिंग को एक स्टूल पर बिठाकर उसका मुंह पकड़ लिया और फिर बोली, अगली डकलिंग, तुम्हें पता है कि तुमने क्या गलत किया है? अगली डकलिंग के चेहरे पर दुख भरे एक्सप्रेशंस आ गए। तुम्हें पता है कि तुमने क्या गलत किया? रिया ने फिर से पूछा। अगली डकलिंग मुड़ी और उसने फिश बोन्स वाले डिब्बे की तरफ अपने पंजे से इशारा किया। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने कुछ हड्डियां छोड़कर मुझ पर एहसान किया है? रिया ने अगली डकलिंग का चेहरा घुमाते हुए कहा। अगली डकलिंग ने ना में सिर हिलाकर कहा, अगली डकलिंग, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? रिया ने गुस्से में कहा और अगली डकलिंग का चेहरा जोर से दबा दिया। कितनी सुंदर बिल्ली है, और उसमें भी ज्यादा सुंदर ये आधी बौनी लड़की। रिया और अगली डकलिंग को देखकर वंदना की आंखों में चमक आ गई। फिर उसने रिया को ध्यान से देखा और वह पहचान गई कि ये सौम्या की स्टूडेंट ही है। भले ही ये कितने सुंदर हो, लेकिन मैं इन्हें गले नहीं लगा सकती। मुझे छोटे बच्चे ज्यादा पसंद नहीं है, वंदना ने अपनी नजर हटाते हुए सोचा। कस्टमर्स ने भी अगली डकलिंग और रिया की तरफ देखा और उनके चेहरे पर भी स्माइल आ गई। प्रेम के शानदार फूड के अलावा रिया और उसकी बिल्ली को देखना भी रेस्टोरेंट के सभी कस्टमर्स का मेन सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट था। शोभित वंदना के साथ बैठ गया। उसने बहुत बार कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन फिर बिना बोले ही अपना मुंह बंद कर लिया। नॉर्मली शोभित लड़कियों से बात करने में काफी माहिर था, लेकिन वंदना के सामने ये सारे स्किल्स गायब हो चुके थे। वंदना गांव के मुखिया की बेटी थी, इसलिए शोभित बिना मतलब के बड़बड़ नहीं करना चाहता था। इसके साथ ही वंदना आदमियों जैसे कपड़े पहने थी, इसलिए शोभित को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे आदमियों के जैसे ट्रीट करे या फिर औरतों जैसी। वंदना ने जैसे ही अपनी नजर रिया से हटाई, शोभित ने यह बात नोटिस कर ली। छोटे बच्चे वाकई काफी एनोइंग होते हैं, है ना? मुझे रोज छोटे बच्चों को कोई ना कोई बात सिखानी पड़ती है ताकि वो अच्छे इंसान बने, शोभित ने स्माइल करके कहा। ये काफी सुंदर है, और वो तो अभी बस एक बिल्ली को मजा चखा रही है, तो उससे ये बुरी बात तो नहीं हुई? वंदना ने अपने होंठ काटते हुए शोभित को देखकर कहा। और फिर भी तुम्हें नहीं लगता कि दूसरों को सिखाने की जगह पहले तुम्हें खुद सीखना चाहिए? वंदना के मजाकिया शब्दों से शोभित थोड़ा चिढ़ गया, लेकिन फिर भी उसने अपना गुस्सा अंदर ही रखा। बिल्ली अभी वाकई बहुत छोटी है, इसलिए वो कोई भी चीज नहीं समझ सकती। अगर उसने कुछ गलत कर भी दिया है तो उसे माफ कर देना चाहिए, शोभित ने कहा। अगर वो छोटी लड़की भी गलतियां करती है तो उसे भी सिखाना चाहिए, ताकि वो कम उम्र में ही चीजें सीख सके। वंदना ने यह कहा और फिर उसके बाद शांत हो गई। अब वो शोभित से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि शोभित एक घमंडी अमीर लड़का था और वो इतना स्मार्ट भी नहीं था कि वंदना का इंटरेस्ट उसमें जरा भी आए। लगता है बहुत ज्यादा स्पाइसी लेवल इतना भी स्पाइसी नहीं है, प्रेम ने कढ़ाई में मिर्च डालते हुए सोचा। यामिनी ने मीडियम साइज की ग्रिल्ड फिश वंदना के सामने रख दी। ये रही आपकी ग्रिल्ड फिश, एंजॉय कीजिए, यामिनी ने वंदना से स्माइल करते हुए बोला। थैंक यू, वंदना ने सिर हिलाकर कहा। उसकी आंखें अपने सामने रखी उसकी फिश पर थमी की थमी रह गई थी। उसकी फिश करीब उसके हाथ बराबर ही थी। इसकी लंबाई करीब 30 सेंटीमीटर थी। इतनी फिश 2 लोगों के लिए बहुत काफी होती है। फिर जैसे ही ग्रिल्ड फिश की खुशबू उसकी नाक में गई, उसके मुंह में पानी आ गया। वंदना की मछली देखकर शोभित के मुंह में भी पानी आ गया था। उसे प्रेम के प्राइजेस पसंद नहीं आए थे, लेकिन अब वो ये बात मानने से इनकार नहीं कर सकता था कि इस फिश की खुशबू वाकई लुभाने वाली थी। ये रही आपकी बहुत ज्यादा स्पाइसी ग्रिल्ड फिश। थोड़ी देर में यामिनी दोबारा टेबल पर आई और उसके सामने बड़ी फिश रखते हुए बोली। शोभित ने जैसे ही अपनी फिश की तरफ देखा, फिश की स्पाइसीनेस से उसकी आंखें जलने लगी। एक स्पाइसी खुशबू हवा में घुल गई थी। सभी कस्टमर्स का ध्यान शोभित की स्पाइसी ग्रिल्ड फिश की तरफ चला गया था। सभी ने मेनू में बहुत ज्यादा स्पाइसी ऑप्शन देखा था, लेकिन किसी ने भी अभी तक उसे ऑर्डर नहीं किया था। सबसे बड़ी ग्रिल्ड फिश करीब 1.5 फुट की थी।
जो कि आधी टेबल पर फैली हुई थी। इस फिश के ऊपर लाल मिर्च की मोटी मोटी परत चढ़ी हुई थी। इतनी ज्यादा मिर्च देखकर तो कुछ लोगों ने पानी पीना शुरू कर दिया था। प्रेम ने ही शोभित को बहुत ज्यादा स्पाइसी ऑर्डर करने को कहा था और शोभित ने ऐसा ही किया था। सभी लोग शोभित की तरफ देख रहे थे और वो लोग काफी क्यूरियस थे कि शोभित का रिएक्शन ये फिश खाने के बाद कैसा होगा। वहीं एक दानव बैठा हुआ था जिसने मीडियम स्पाइसी ग्रिल्ड फिश ऑर्डर की थी और जैसे ही उसने ये फिश खाई थी उसका बेल्ट 2 टुकड़ों में टूट गया था। वंदना भी काफी सरप्राइज होकर शोभित की तरफ देख रही थी। अभी वंदना की जैसी कंडीशन थी उस हिसाब से वो बहुत ज्यादा स्पाइसी और तेल वाली चीजें नहीं खा सकती थी। उसे रोज घर पर उबला खाना ही खाना पड़ता था और वो अच्छे खाने के लिए बहुत तड़प रही थी। भले ही उसे अच्छा खाने का मन था लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा स्पाइसी फिश वो नहीं खा सकती थी। वंदना की बीमारी कभी ठीक हो ही नहीं सकती थी। शोभित ने तभी अपने सामने रखी ग्रिल्ड फिश की तरफ देखा। उसके सामने वो बड़ी मुश्किल से आंखें खोल पा रहा था। अब उसे अपने डिसीजन पर काफी पछतावा हो रहा था। हालांकि उसे जल्दी ही महसूस हुआ कि सभी कस्टमर उसे घूर रहे हैं और वंदना भी उसकी तरफ पूरा ध्यान लगाकर बैठी है, जिससे उसके अंदर काफी एनर्जी आ गई और उसने काफी घमंड के साथ अपने बाल पीछे किए। उसने अपना फोक उठाकर मछली काटना शुरू कर दिया। बहुत सारे कस्टमर्स ने अपना खाना बंद कर दिया था और सभी शोभित को घूर रहे थे। प्रेम ने अभी शाही कबाब बनाए थे और वो भी क्यूरियस होकर शोभित की तरफ देखने लगा था। वो भी देखना चाहता था कि शोभित ये मछली खाकर कैसा रिएक्ट करता है। वंदना भी अपना फोक मछली के पास लेकर गई थी, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि शोभित अपना खाना शुरू कर रहा है, वो अपना हाथ वापस लेकर शोभित की तरफ देखने लगी। उसे पता था कि प्रेम ने जानबूझकर शोभित को बहुत ज्यादा स्पाइसी फिश की सलाह दी थी। भले ही प्रेम बहुत सीधा इंसान दिखता था, लेकिन उसकी जुबान बहुत कड़वी थी और वो बिल्कुल जलेबी जैसा सीधा था। इतने सारे लोगों का ध्यान अपनी तरफ पाकर शोभित को काफी अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर पहले शोभित ने पूरा रेस्टोरेंट रिजर्व करने की बात की थी, जिससे वो काफी ऑकवर्ड सिचुएशन में पड़ गया था और वो अभी एक ऐसा कदम उठाने वाला था जो अभी तक इस रेस्टोरेंट में किसी ने नहीं उठाया था। और इसी कदम के चलते वंदना का ध्यान भी उसकी तरफ आ गया था। क्या हुआ अगर इसमें थोड़ी ज्यादा ही मिर्च डली है तो? देखो, मैं तुम्हें ये बहुत ज्यादा स्पाइसी मछली खाकर दिखाता हूं, शोभित ने बहुत घमंड भरी आवाज में कहा और मछली का टुकड़ा अपने मुंह में डाला। जैसे ही उसके मुंह में मसाले घुलने शुरू हुए, लगा जैसे उसके दिमाग में कोई चीज फट गई हो। होश में आने के पहले वो बहुत देर तक सन्नाटे में बैठा रहा। उसकी पूरी जीभ सुन्न हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने मछली की जगह पिघला हुआ लावा अपने मुंह में रख लिया हो। उसके मुंह से गरम गरम भापें निकल रही थी और पूरा मुंह सुन्न पड़ चुका था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका मुंह अपने शरीर से अलग हो गया हो। अब वो अपनी मछली को मुंह से बाहर भी नहीं निकाल पा रहा था और लगातार चबाने से खुद को रोक भी नहीं पा रहा था। जैसे ही उसने थोड़ी और मछली चबाई, उसे एहसास हुआ कि भले ही उसका मुंह सुन्न हो चुका है, लेकिन उसे मछली का स्वाद साफ साफ आ रहा है। भले ही इस सेंसेशन से उसे कोई फायदा नहीं हो रहा था, लेकिन अब उसका ध्यान उसकी डिलीशियस फिश की तरफ भटक गया था और अब वो अपना दर्द भूल चुका था। जब उसने मछली मुंह में डाली थी, तभी उसके पूरे बाल खड़े हो गए थे, जैसे उसे कोई बिजली का झटका लग गया हो। उसका चेहरा पहले लाल हो गया था, फिर हरा और फिर वापस लाल। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई ट्रैफिक सिग्नल हो। इस सब में सबसे ज्यादा खास बात थी उसके सिर से निकलता हुआ धुआं। अब भी वो एक चिमनी के जैसा लग रहा था। वाओ, धुएं वाला रेड टाइगर, ये तो कमाल का है, रिया तालियां बजाकर बोली। ये देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। रिया की बात सुनकर वंदना की हंसी फूट पड़ी। अब उसे रिया और भी अडोरेबल लग रही थी और वो खुद को रिया को गले लगाने से रोक नहीं पा रही थी। बहुत ज्यादा स्पाइसी लेवल वाकई खतरनाक है। उसे देखो, उसके सिर से धुआं निकल रहा है और रिया ने उसका नाम रेड टाइगर रखा है। अरे, धुएं वाला पार्ट तो भूल ही गए। रिया बहुत कमाल की है, मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहता हूं। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें बहुत दुख होगा। उसके पास 10वें लेवल के 2 मैजिशियंस हैं जो उसकी देखभाल करते हैं। ये ऑर्डर करने के बाद तो वो आदमी अपनी जिंदगी में आगे कभी भी स्पाइसी चीज नहीं खाएगा। लगता है आगे से प्रेम से बात करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए, वरना वो हमें भी सबसे ज्यादा स्पाइसी लेवल रिकमेंड कर देगा और हमें रोते हुए ऑर्डर कंप्लीट करना पड़ेगा। सभी कस्टमर्स शोभित को देखकर हंस रहे थे।
अब शोभित एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन गया था कि किसी को भी बहुत ज्यादा स्पाइसी फिश ऑर्डर करने के पहले 100 बार सोचना चाहिए। बहुत ज्यादा स्पाइसी फिश में नॉर्मल मिर्च का इस्तेमाल नहीं हुआ था, बल्कि इसमें खास मिर्च की एक मोटी परत यूज की गई थी। प्रेम जब मिर्च काट रहा था तो वो अपने सामने रखी मिर्चों को देखकर चौंक गया था। ये मिर्च बहुत ज्यादा तीखी थी, लेकिन सिस्टम ने प्रेम को बता दिया था कि किसी भी कस्टमर को इनसे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी प्रेम को लग रहा था कि इतनी ज्यादा मिर्च खाने से कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो जरूर होगा। लगता है अब लोग अच्छा इंसान बनना सीख जाएंगे, प्रेम ने स्माइल करते हुए सोचा और फिर वापस कुकिंग करना शुरू कर दिया। शोभित को वंदना और बाकी कस्टमर्स की हंसी सुनाई दे रही थी और अब उसे थोड़ा गुस्सा आने लगा था, क्योंकि उसने अभी अभी प्रेम की सबसे ज्यादा स्पाइसी डिश को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। लेकिन अभी वो ऐसी हालत में नहीं था कि वो अपने गुस्से पर भी ध्यान लगा सके। उसका फोक लगातार उसके मुंह में मछली डालता जा रहा था। उसका मुंह अब पूरी तरह सुन्न हो गया था, लेकिन फिर भी उसे फिश का टेस्ट आ रहा था, इसलिए वो अभी भी बिना रुके फिश खा सकता था। फिश का फ्लेवर वाकई में बहुत कमाल का था। शोभित ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी इतनी डिलीशियस फिश नहीं खाई थी और अब तो वो बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहता था। जैसे ही वो रुका, उसके चेहरे से आंसू टपकने लगे। अभी उसके चेहरे से खुशी और दर्द दोनों के मिले जुले आंसू आ रहे थे और अब वो वंदना के सामने सारा शो ऑफ करना भूल चुका था। मैंने आज पहली बार किसी आदमी को मिर्च खाने के बाद रोते हुए देखा है, वंदना ने मन में सोचा और अपनी फिश खाने लगी। जैसे ही उसने अपनी फिश की पहली बाइट खाई, उसकी आंखों में चमक आ गई। लेकिन जब उसे उसके कपड़ों में हलचल महसूस हुई तो उसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल चेंज हो गए। वंदना को अपने कपड़ों के फटने की आवाज आई। जिस हाथ से वो फोक पकड़ी थी, उसी हाथ से उसने अपनी बॉडी को कवर किया। उसकी बॉडी में अजीब से चेंजेस होने लगे थे। ये सब देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं और उसने अपनी बॉडी का कुछ पार्ट टेबल के नीचे छुपा दिया ताकि कोई ध्यान भी ना दे पाए। ये क्या हो रहा है? वंदना ने चौंक कर सोचा। उसके गाल भी पहले से ज्यादा लाल होने लगे थे। एक आदमी के जैसा दिखने के लिए उसने अपनी बॉडी पर काफी कसकर कपड़े लपेटे थे ताकि उसका सीना छुप जाए, लेकिन ग्रिल्ड फिश की एक बाइट खाने के बाद ही उसकी सारी मेहनत पानी में मिल गई थी। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इस स्पाइसी ग्रिल्ड फिश में ऐसा क्या है? शोभित का चेहरा तो ऐसा लग रहा है जैसे वो अभी फटने वाला है और अब मेरे लपेटे हुए कपड़े भी फटने लगे हैं। अगर मैंने इन कपड़ों को ढीला लपेटा होता तो अभी तक तो सब बर्बाद हो चुका होता। इस फिश में ऐसी क्या बात है? उसने अपने टॉप के कुछ बटन खोले और अंदर की तरफ देखने लगी। ऐसा करना थोड़ा ऑकवर्ड था, लेकिन अब बटन खुलने के बाद उसके कपड़े कम टाइट महसूस हो रहे थे, इसलिए कोई भी उसके अंदर के चेंजेस नहीं देख सकता था। कपड़ों के फटने की आवाज भी तेज नहीं थी और शोभित भी अपनी डिश में खोया हुआ था, इसलिए उसने भी कुछ नोटिस नहीं किया था और बाकी कस्टमर्स भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। ये जानकर वंदना को काफी राहत महसूस हुई और उसने वापस अपनी फिश खानी शुरू कर दी। उसने इसके पहले कभी भी किसी डिश के कारण ऐसे सुन्न होने वाले सेंसेशन फील नहीं किए थे और ये डिश खाने से तो वो खुद को रोक भी नहीं पा रही थी। फिश के जूसेस का स्वाद खत्म होने के बाद जैसे ही फिश का टेस्ट उसके मुंह में घुला, वो उसमें खो गई। भले ही जूस फिश में अच्छे से घुल गए थे, लेकिन फिर भी फिश का टेस्ट अलग से आ रहा था, जो बिल्कुल नेचुरल फ्लेवर था। उसके सारे टेस्ट बर्ड्स अचानक से जाग उठे थे और उन्हें आज सबसे अच्छी डिश का टेस्ट लेने का सौभाग्य मिल रहा था। 10 सालों से भी ज्यादा समय बाद वंदना ने आज पहली बार इतनी अच्छी फिश खाई थी और इस फिश के मुकाबले अब उसे पहले खाई सारी फिश फीकी लग रही थी। साथ ही साथ इस फिश में कोई भी फिश बोन्स नहीं थे। वो फिश भी काफी अच्छी थी और उसमें भी ज्यादा हड्डियां नहीं थी, लेकिन उस दिन जिस शेफ ने उसकी फिश बनाई थी वो प्रेम की इस फिश के आगे कुछ भी नहीं थे। अब उसे 1600 कॉपर के सिक्के इस डिश के लिए ज्यादा महंगे नहीं लग रहे थे। भले ही इस डिश को खाने पर उसके कपड़ों में कुछ गड़बड़ियां हुई थी, लेकिन फिर भी वंदना के लिए ये डिश बिल्कुल वर्दी थे। वो समझ चुकी थी कि इतनी अच्छी डिश को तो पैसों में तौलना ही गलत है। प्रेम ने वंदना से पहले ही कह दिया था कि उसकी सारी डिश उसकी प्राइस के अकॉर्डिंग ही वर्दी होती है। प्रेम ने जितने भरोसे के साथ ये बात कही थी, वैसे ही उसने अपना वादा भी पूरा किया था। केवल एक डिश से ही उसे रॉबर्ट अंकल की बात सही साबित होती नजर आ रही थी
और इसी कारण से उसकी नजरों में यह रेस्टोरेंट पूरे चौराहे का सबसे खास, बल्कि पूरे गांव का सबसे खास रेस्टोरेंट बन गया था। पूरे राज्य में कोई भी प्रेम जितना अच्छा फूड नहीं बना सकता था। और अब वंदना को लगने लगा था कि अगर यह रेस्टोरेंट फूड कंपटीशन की रैंकिंग बोर्ड में नहीं आ सकता तो फूड कंपटीशन ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को सच्चाई देखना नहीं आता। वंदना ने अपना फोक उठाया और फिर से अपनी फिश खानी शुरू कर दी। अरे बड़े भाई, तुम्हारा सीना तो पहले से बड़ा हो गया है। एक धीमी आवाज सुनाई दी। वंदना का हाथ और एक्सप्रेशन दोनों ही तुरंत जम गए। रिया वंदना की टेबल की तरफ चलकर गई और वंदना ने यह नोटिस भी नहीं किया। रिया अपने हाथ में अगली डकलिंग को लिए हुई थी और वंदना के सीने की तरफ देख रही थी। वंदना का मन हुआ कि एक गड्ढा खोदकर उसमें अपना सिर छुपा ले। इसने ये बात ज्यादा तेज तो नहीं बोल दी? वंदना ने अपने मन में सोचा। रिया की बात सुनकर बहुत से कस्टमर्स का ध्यान उसकी तरफ आ गया था और शोभित भी वंदना की तरफ देखने लगा था, जिससे वंदना काफी परेशान हो गई थी। उसने अपना सीना छिपाने के लिए अपने कपड़े ठीक किए। मुझे लगता है कि तुम्हारी आंखों के साथ कोई धोखा हो रहा है छोटी बच्ची। अगर तुम बिना सोचे कोई भी बात बोलोगी तो तुम्हें भूत पकड़ कर ले जाएंगे, वंदना ने स्माइल करते हुए कहा। कोई बात नहीं, अगर ऐसा हुआ तो पापा मुझे प्रोटेक्ट कर लेंगे। रिया को वंदना की बात से थोड़ा सा भी डर नहीं लगा और उसने सिर हिलाकर कहा। फिर वो और थोड़ी देर तक वंदना का सीना देखती रही और उसके चेहरे पर नर्वस एक्सप्रेशंस आ गए। फिर उसने आगे कहा, ठीक है, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगी। वो पीछे मुड़ी और अगले डकलिंग के साथ जाने लगी। हाँ कोई बात नहीं, वंदना ने सीरियस आवाज में कहा। उसे समझ नहीं आया कि रिया की बात पर उसे हंसना चाहिए या फिर रोना चाहिए। छोटे बच्चों से डील करना वाकई बहुत कठिन काम होता है, खासकर जब उन्हें किसी से डर ना लगता हो। खैर, वंदना ने अपनी बात जल्दी ही खत्म कर ली थी और इसी कारण से वो कोई परेशानी में नहीं पड़ी, वरना चीजें बहुत बिगड़ सकती थी। वंदना ने अपनी नजरों से शोभित को वार्निंग दे दी। शोभित के रिएक्शन से वो समझ चुकी थी कि शोभित उसे पहचान गया है और बस वो उसे ना पहचानने का नाटक कर रहा है। शोभित ने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया और अपनी ग्रिल्ड फिश खाने लगा। वो वंदना पर अच्छा इंप्रेशन डालने की कोशिश कर रहा था, जिससे वो वंदना के साथ अपनी केमिस्ट्री सुधार सके। लेकिन जब से वो इस रेस्टोरेंट में आया था, उसके सारे एफर्ट्स बार बार बर्बाद ही हो रहे थे। तभी उसके चेहरे पर फिर से आंसू दिखने लगे। ये आंसू उसके दुख की वजह से नहीं थे, बल्कि ये आंसू डिश की स्पाइसीनेस के कारण थे और अब वो अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था। बाकी सबने भी अपना ध्यान वंदना पर से हटा लिया और वापस अपनी डिश खाने लगे। ये डिश खाकर वंदना की भूख काफी बढ़ चुकी थी और इस डिश में बोन्स की कोई दिक्कत भी नहीं थी। वो तो जल्दी से जल्दी ये डिश खा सकती थी और अब वो खुद को रोक भी नहीं पा रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें दिखने लगीं और जैसे ही उसने ग्रिल्ड फिश गट की, उसकी बॉडी में अजीब से सेंसेशंस होने लगे। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी गर्म पानी के झील में नहा रही हो। हालांकि वंदना इस हालत में नहीं थी कि वो फिश के कारण होने वाले रिएक्शंस पर ध्यान दे पाए, बल्कि वो तो अभी फिश के फ्लेवर एंजॉय करने में बिजी हो गई थी। घर पर उसे कभी भी इतनी बड़ी फिश खाने नहीं मिलती, इसलिए वो आज चाह रही थी कि वो इस पूरी फिश की खुशबू को अपने साथ घर लेकर जाए। लगता है स्पाइसी ग्रिल्ड फिश भी इस दुनिया में बहुत जल्द ही पॉपुलर होने वाली है। हालांकि मेरे साथ अभी भी रैंकिंग बोर्ड वाली प्रॉब्लम है। फूड एसोसिएशन लंबे समय से करप्शन में घुला हुआ है और ये सब कुछ इतने कम समय में चेंज करना आसान नहीं होगा। लगता है मुझे कल ककाओ गांव के मुखिया के महल जाना ही पड़ेगा, या फिर मैं कस्टमर से पिटीशन साइन करने को बोल सकता हूं। प्रेम ने अपनी आईब्रो ऊपर करके सोचा। जैसे ही तुषार और बलवंत रेस्टोरेंट के बाहर आए, तुषार बलवंत की तरफ देखने लगा। वो आज काफी एक्साइटेड था। प्रेसिडेंट, हमने इस रेस्टोरेंट को तो पहले ही रैंकिंग बोर्ड से बाहर कर दिया है, फिर हम यहां क्यों आए हैं? क्या हम इस रेस्टोरेंट में कोई परेशानी खड़ी करने वाले हैं या हम आज इसे जबरदस्ती बंद करा देंगे? उसने अपने हाथ मलते हुए पूछा। नहीं, हम यहां खाना खाने आए हैं, बलवंत ने कहा। फिर वो तुषार की तरफ मुड़ा और स्माइल करते हुए बोला, रॉबर्ट ने अभी तक सारी बातें मुखिया जी को बता दी होंगी। मुखिया जी हर दिन काफी बिजी रहते हैं, तो वो इस रेस्टोरेंट पर ध्यान नहीं देंगे। लेकिन रॉबर्ट मुखिया जी के महल में बहुत सालों से काम कर रहा था, तो उसकी बात उनके लिए काफी मायने रखती है।
कभी ना कभी मुखिया जी उसकी बात पर काम करना शुरू जरूर करेंगे। बस इसलिए ही हम खुद यहाँ रिसर्च करने आए हैं, ताकि जब मुखिया जी हमसे इस रेस्टोरेंट के बारे में सवाल पूछें तो हम उनको जवाब देने के लिए तैयार रहें। लेकिन मुखिया जी तो इस रेस्टोरेंट के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते, तो हम तो उन्हें कोई भी बात बता सकते हैं, है ना? तुषार ने कंफ्यूज होकर पूछा। मुखिया जी ककाऊ गांव के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं और वो पूरे राज्य के सबसे स्मार्ट इंसान हैं। तुम्हें क्या लगता है, तुम उन्हें इतनी आसानी से बेवकूफ बना लोगे? बलवंत ने स्माइल करके कहा। जब भी मैं मुखिया जी को देखता हूं, मैं उनका टैलेंट देखकर चौंक जाता हूं। मुझे यह समझ में नहीं आता कि किसी भी 10वें लेवल के योद्धा का इतना शानदार दिमाग कैसे हो सकता है। मुझे तो वो बहुत पसंद है। तो हम यहां आज क्या करने वाले हैं? तुषार ने पूछा। हमारे मुकाबले मुखिया जी रॉबर्ट की बात पर ज्यादा भरोसा करते हैं, इसलिए हमें रॉबर्ट से ज्यादा इस रेस्टोरेंट को जानने की जरूरत है। हमें इस रेस्टोरेंट की छोटी छोटी गलतियां निकाल कर रखनी होगी और हमें रेस्टोरेंट के ओनर से भी कुछ बात करनी होगी। फूड एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट होने के कारण मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम कुछ तो कमाल करके दिखाओगे, और तुम्हें यह तो पता ही होगा कि क्या चीज करनी है और क्या नहीं। बलवंत की स्माइल गायब हो गई थी और अब वो रेस्टोरेंट के दरवाजे की तरफ जाने लगा। तुषार के एक्सप्रेशंस भी काफी बदल गए और वो भी रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगा। अपनी ग्रिल्ड फिश और नूडल्स का बचा हुआ हिस्सा खाने के बाद वंदना ने काफी लंबी डकार ली। तभी उसे महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर पसीने में भीग चुका है, यहां तक कि उसके बाल भी बिल्कुल गीले हो गए थे और उसे काफी गर्म महसूस हो रहा था, जैसे उसने अभी अभी गर्म पानी से नहा लिया हो। उसके मुंह की स्पाइसीनेस अब धीरे धीरे कम होती जा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर स्माइल अब भी बरकरार थे। मेरा बिल ले आओ, वंदना ने अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कहा। बड़े मूंछों वाले भैया, आपके हुए 1600 कॉपर के सिक्के, रिया ने वंदना की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। रिया की बात सुनकर वंदना ने अपनी आईब्रो ऊपर कर ली। भले ही उसने मूंछें लगाई थी, लेकिन रिया ने उसे जो निक नेम दिया था वो सुनकर उसे काफी अजीब लगा। हालांकि उसने रिया की बात पर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि मासूम लोग बिना किसी डर के कोई भी बात कहने के काबिल होते हैं, और रिया ने भी ठीक ऐसा ही किया था। मैं बिल दे दूंगा। शोभित बड़ी मुश्किल से अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने अपना पर्स निकालते हुए कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरा बिल दो। ये रहे तुम्हारे 16 सोने के सिक्के। दोबारा मिलते हैं छोटी बच्ची, वंदना ने रिया के हाथ पर सिक्के रखते हुए कहा और रेस्टोरेंट के बाहर निकल गई। बाय बाय बड़ी मूंछों वाले भैया, रिया ने कहा और शोभित की तरफ मुड़कर बोली, धुएं वाले लाल टाइगर, क्या आप भी अपना बिल पे करना चाहेंगे? आपके हुए 2000 कॉपर के सिक्के। धुएं वाला टाइगर? शोभित की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे समझ में नहीं आया कि उसका यह निकनेम कब पड़ा। उसने पहले वंदना को जाते हुए देखा, फिर अपनी बाकी बची फिश की तरफ। वो अभी और भी ज्यादा फिश खाना चाहता था। थोड़ी देर हेजिटेट होने के बाद वो अपनी जगह पर बैठ गया और वापस अपनी फिश खाने लगा। फिलहाल ग्रिल्ड फिश के कंपैरिजन में उसे कोई भी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रही थी। उसकी बॉडी ने अब दूसरी चीजों के बारे में सोचना समझना बंद कर दिया था। दूसरे मायनों में कहें तो वो खुद को ये फिश खाने से नहीं रोक पा रहा था। वंदना जैसे ही रेस्टोरेंट के दरवाजे से बाहर हुई, उसे वहां बलवंत और तुषार दिखे। वो काफी सरप्राइज हो गए और चेहरा झुकाकर आगे बढ़ने लगी। जैसे ही वो उनसे आगे निकल गई, उसने मन में बड़बड़ाया, क्या ये मोटा आदमी फूड एसोसिएशन का प्रेसिडेंट नहीं है? क्या इसी ने आज इस रेस्टोरेंट को रैंकिंग बोर्ड से बाहर नहीं किया? फिर ये यहां क्यों आया है? इस रेस्टोरेंट का माहौल कितना अच्छा है। यहां की हर चीज बिल्कुल 5 स्टार रेटिंग लायक है और इसमें हमेशा कस्टमर्स भरे हुए रहते हैं। इसकी स्पाइसी ग्रिल्ड फिश तो पहले नंबर पर होना चाहिए। जब मैं वापस जाऊंगी तो मैं अपने पापा से इस बारे में जरूर बात करूंगी। अगर ये रेस्टोरेंट फूड एसोसिएशन के कारण बंद हो गया तो मुझे इतनी अच्छी ग्रिल्ड फिश खाने कहां मिलेगी? मैं ये बात केवल यहां के खाने के कारण कर रही हूं। मुझे यहां के ओनर और उसकी बेटी से कोई लेना देना नहीं है। तभी एक ठंडी हवा का झोंका चला और वंदना ठंड के कारण कांपने लगी, क्योंकि उसके सारे कपड़े पसीने के कारण गीले हो चुके थे। वो तुरंत एक घोड़ा गाड़ी की तरफ गई और उस पर सवार होकर वापस मुखिया के महल की तरफ चली गई। यहां का डेकोरेशन कितना अच्छा है। भले ही यहां बहुत सारे कस्टमर्स हैं, लेकिन हर चीज इतने अच्छे तरीके से रखी गई है कि यहां भीड़ नहीं दिख रही है। हालांकि यहां अलग अलग स्पीशीज के लिए अलग अलग जगह नहीं है
और ना ही किसी स्पीशीज पर कोई रेस्ट्रिक्शन है, तो शायद इससे कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है। यहां वाकई बहुत ज्यादा कस्टमर्स हैं, ये पूरा भरा हुआ है और इसके बाद भी बहुत सारे लोग अभी लाइन लगाकर खड़े हैं। इतने सबके बावजूद भी कोई गुस्सा नहीं कर रहा है, सब लोग बिल्कुल शांति से बैठे हैं। यहां का माहौल तो वाकई 5 स्टार रेटिंग के लायक है। जैसे ही बलवंत रेस्टोरेंट के अंदर आया, उसके दिमाग में बहुत सारे ख्याल चलने लगे। यामिनी तुरंत चलकर उनके पास आई। हेलो, अभी हमारे पास काफी ज्यादा कस्टमर्स हैं, तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, उसने स्माइल करते हुए कहा। हां, कोई दिक्कत नहीं है, बलवंत ने सिर हिलाकर कहा और यामिनी को सरप्राइज होकर देखने लगा। जब से एक आधा राक्षस वेटर होने के कारण एक रेस्टोरेंट को तोड़ा गया था, तब से पूरे हाफ ब्लड वेटर्स ककाओ गांव छोड़कर चले गए थे। बलवंत ने कभी नहीं सोचा था कि उसे इस रेस्टोरेंट में एक आधी राक्षस वेट्रेस मिलेगी। हालांकि यामिनी उसे एक काफी चुलबुली सी लड़की लगी थी और उसकी स्माइल भी उसे काफी पसंद आई थी। यहां आधी राक्षस वेट्रेस है, तुषार ने धीरे से कहा। भले ही उसकी आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन फिर भी यामिनी ने उसकी बात सुन ली। उसके एक्सप्रेशंस चेंज हो गए, उसने अपनी मुट्ठी बांध ली। ठीक तभी श्रुति यामिनी की तरफ चलकर आई और उसने तुषार की आंखों में देखा। क्या ककाओ गांव में ऐसा कोई नियम है कि आधी राक्षसों को एम्प्लॉय के तौर पर नहीं रखा जा सकता? उसने पूछा। हाफ ब्लड वेट्रेस को रेस्टोरेंट में नहीं रखते। भले ही ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन सभी लोग यही कहते हैं, तुषार ने जवाब दिया और श्रुति की सुंदरता देखकर चौंक गया था। लेकिन अभी श्रुति उससे सवाल जवाब कर रही थी, इसलिए उसने अपनी फीलिंग्स को एक तरफ रख दिया। बहुत सारे कस्टमर्स इन लोगों की तरफ मुड़ गए थे और बलवंत और तुषार को देखकर काफी सरप्राइज फील कर रहे थे। उन्हें पता था कि बलवंत ही वो इंसान है जो फूड कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाता है, इसलिए सभी लोग उसे काफी अच्छे से जानते थे। उन्हें यह भी पता था कि अभी अभी उसने मारिया रेस्टोरेंट को रैंकिंग बोर्ड से बाहर निकाला था, इसलिए उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग यहां क्या कर रहे थे और क्या ये लोग यहां कोई परेशानी खड़ी करने आए थे। हालांकि यामिनी से हुई बातचीत से उन्हें इस बात की बहुत पॉसिबिलिटी लग रही थी कि ये लोग यहां कुछ दिक्कत खड़ी करने ही आए थे। सॉरी, शायद मैंने अपना रेस्टोरेंट बहुत लेट खोला है, तो मुझे ऐसी बातों के बारे में कुछ नहीं पता। ये मेरे रेस्टोरेंट की सबसे अच्छी स्टाफ मेंबर हैं और मुझे लगता है कि उड़ती हुई बातों से ज्यादा रूल्स मायने रखते हैं। ठीक तभी प्रेम की आवाज सुनाई दी। वो अपने हाथों में शाही कबाब की 2 प्लेट्स लेकर आया और बलवंत की तरफ स्माइल करते हुए देखकर बोला, मैं सही हूं ना प्रेसिडेंट बलवंत? प्रेम श्रुति और यामिनी के पीछे शाही कबाब की 2 प्लेट लेकर खड़ा हुआ था। उसका चेहरा बलवंत के ठीक सामने था। रेस्टोरेंट के माहौल में हल्की सी गर्मा गर्मी बढ़ चुकी थी। मारिया रेस्टोरेंट के रैंकिंग बोर्ड से हटने के बाद कस्टमर काफी नाराज थे, लेकिन शायद प्रेम इन सब में सबसे ज्यादा नाराज था। भले ही प्रेम हमेशा स्माइल करता रहता था और अपने कस्टमर को कभी भी अपने नेगेटिव इमोशंस नहीं दिखाता था, लेकिन कोई भी उसको देखकर समझ सकता था कि प्रेसिडेंट बलवंत को देखकर वो कैसा फील कर रहा था। हालांकि प्रेम बाकी रेस्टोरेंट ओनर जैसा नहीं था और उससे सभी को यही उम्मीद थी। प्रेम की जगह कोई भी नॉर्मल रेस्टोरेंट ओनर फिलहाल फूड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बलवंत को मस्का लगाने की काफी कोशिश करता और अपने रेस्टोरेंट रैंकिंग बोर्ड में लाने के लिए वो अपने एम्प्लॉय का भी बलिदान देने को तैयार हो जाता। लेकिन प्रेम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला था। वो आखिर तक अपने एम्प्लॉय का साथ देने वालों में से था और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके सामने फूड एसोसिएशन का प्रेसिडेंट खड़ा है या फिर कोई और। क्या प्रेम की इन लोगों से लड़ाई होने वाली है? सभी के दिमाग में यही बात चल रही थी। अगर प्रेम अपनी रेस्टोरेंट की लड़ाई लड़ने खड़ा होता है तो सभी कस्टमर भी उसके साथ खड़े होने के लिए तैयार थे, क्योंकि अभी तक लोगों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। वो लोग मारिया रेस्टोरेंट के रैंकिंग बोर्ड से हटाए जाने के कारण काफी नाराज थे। हाँ, ठीक कहा, ककाओ गांव के कानून हर चीज से ऊपर है, बलवंत ने झूठी स्माइल करते हुए प्रेम को देखकर कहा। फिर उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और आगे बोला, हालांकि उड़ती हुई बातों का भी हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। भले ही तुमने अपना रेस्टोरेंट लेट खोला हो, लेकिन तुम्हें भी सारे नियम मानने चाहिए। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सारे नियमों की इज्जत की जानी चाहिए, लेकिन अगर ये रूल्स ज्यादा क्लियर और ट्रांसपेरेंट हो तो उन्हें ज्यादा इज्जत मिलेगी, प्रेम ने बलवंत की तरफ देखकर कहा। उसके चेहरे से स्माइल गायब हो गई और वो आगे बोला, प्रेसिडेंट बलवंत,
मुझे नहीं पता कि आपने मारिया रेस्टोरेंट को आज फूड कंपटीशन से निकाले जाने की बात सुनी होगी या नहीं। अगर आपके रैंकिंग बोर्ड का उद्देश्य कस्टमर को अच्छा खाना प्रोवाइड करना है, तो मुझे लगता है कि हमारा रेस्टोरेंट रैंकिंग बोर्ड पर बहुत हाई पोजीशन पर होना चाहिए। तो उसे बिना मतलब के बाहर क्यों किया गया? अगर पॉसिबल हो तो मैं आपसे इस बात की एक खास वजह जानना चाहूंगा। आपके बैलेट पेपर काफी महंगे हैं। मैंने 10,000 से भी ज्यादा बैलेट पेपर खरीदे थे। यह सब इसलिए तो नहीं था ना कि आप मुझे रैंकिंग बोर्ड से ही बाहर निकाल दें? मुझे यह तरीका ठीक नहीं लगा। डिटेक्टिव एजेंसी के डॉक्यूमेंट में प्रेम ने बलवंत की एक फोटो देखी थी। भले ही वह फोटो असली बलवंत से थोड़ी अलग थी, लेकिन उसके चेहरे पर दोनों आंखों के बीच में जो मसा था उसे कोई भी पहचान सकता था। इसके बाद बलवंत के पीछे खड़े आदमी को देखकर भी प्रेम समझ गया था कि यह भी बलवंत का ही साथी है, और उसके बड़े से पेट से प्रेम यह भी जान गया था कि यह भी फूड एसोसिएशन का ही कोई हाई रैंक का ऑफिसर है। रैंकिंग बोर्ड से निकल जाने के बाद भी ये दोनों प्रेम के रेस्टोरेंट में खाना खाने आए थे। यह देखकर प्रेम को काफी सरप्राइज फील हो रहा था। कोई भी इन्हें देखकर समझ सकता था कि इनके इंटेंशंस ठीक नहीं थे। प्रेम अभी तक परेशान था कि इस केस के बारे में किसी से भी बात करने के लिए उसके पास कोई तरीका नहीं था, लेकिन आज फूड एसोसिएशन के 2 लोग उसके दरवाजे पर खुद चलकर आ गए थे। अब प्रेम के पास सबके सामने उनसे बात करने का मौका था। उसके सारे कस्टमर्स उसके गवाह थे। उसका घर आज कोर्ट बन गया था। सभी कस्टमर प्रेम की बात सुनकर हिल गए। प्रेम ने बलवंत पर सीधा धावा बोल दिया था और किसी को बुरा लगने की बात भी नहीं सोची थी। हालांकि प्रेम की बात से लोगों के मन में कंफ्यूजन और गुस्सा एक साथ भर गया था, क्योंकि वो सभी फूड एसोसिएशन से एक ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन की उम्मीद रखे थे। तुम क्या कहना चाह रहे हो? सभी रेस्टोरेंट रैंकिंग बोर्ड पर बने हुए हैं और सिर्फ तुम्हारा रेस्टोरेंट उससे हटाया गया है। तुम्हें नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ? तुषार ने नाराज होकर प्रेम से कहा। इसके पहले तुषार ने ही यामिनी की सर्विस पर सवाल उठाया था, और अब प्रेम को देखने के बाद उसे भी कुछ नहीं समझ रहा था। प्रेम ने जैसे ही फूड एसोसिएशन की इज्जत पर सवाल उठाया था तो तुषार को गुस्सा आ गया था और उसने तुरंत जवाबी हमला कर दिया था। अगर हमारा रेस्टोरेंट बस इस वजह से हटाया गया कि हमारी 2 डिश टॉप 30 में, 4 डिशेस टॉप 50 में और कुल मिलाकर 5 डिशेस टॉप 100 में थी, तो मुझे इस बारे में फिर कुछ भी नहीं कहना है। प्रेम ने मजाक उड़ाने के अंदाज में स्माइल करते हुए कहा। फिर आगे बोला, तुम भी फूड एसोसिएशन से हो गए है ना? भले तुमने कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनी है, लेकिन तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज को देखकर ही समझ में आता है कि तुम भी काफी बड़ी पोस्ट पर हो। अब मुझे समझ में आया कि रिया ऐसे क्यों बात करती है। उसे ये स्किल्स अपने पापा से मिली है। भैया, इस कहानी से तो हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी प्रेम से पंगा मत लो, वरना वो अपनी कड़वी जुबान से तुम्हें बर्बाद कर देगा। सभी कस्टमर हंसते हुए आपस में बातें करने लगे थे। उन्होंने हमेशा प्रेम का फ्रेंडली बिहेवियर देखा था और वो नहीं जानते थे कि प्रेम इतना कड़वा भी बोलना जानता है। तुम? गुस्से में तुषार के गाल फड़कने लगे। हमेशा हर रेस्टोरेंट का ओनर तुषार के तलवे चाटता था, इसलिए उसे पता नहीं था कि अगर कोई उसका मजाक उड़ाए तो उसे क्या करना चाहिए। ककाओ गांव के फूड एसोसिएशन की बात करें तो हमारे एम्प्लॉय अपने जॉब के तौर पर सभी रेस्टोरेंट का फूड ट्राई करके देखते हैं। जब वो खुद कहीं के फूड से इंप्रेस हो जाते हैं तो ही हम वहां के फूड को कस्टमर्स तक ले जाते हैं। और फूड कंपटीशन ऐसे ही काम करता है। इतना ज्यादा खाना खाने के कारण हमारे शरीर ऐसे ही हो जाते हैं। मुझे कभी भी अपने मोटापे से शर्म नहीं आई। मैंने हमेशा फूड एसोसिएशन के एम्प्लॉय की जिम्मेदारी को ऊपर रखा है और यही फूड एसोसिएशन का दिल है। बलवंत ने सीरियस होकर प्रेम से कहा। बलवंत की बात सुनकर प्रेम की आंखों में चमक आ गई। एक तरफ जहां तुषार शब्दों की लड़ाई में बिल्कुल जीरो था, वहीं दूसरी तरफ बलवंत बिल्कुल जीनियस था। बलवंत की बात से बलवंत की रिस्पॉन्सिबिलिटी साबित हो रही थी, इसलिए अब बाजी बलवंत के हाथ में दिखने लगी थी। अपनी पूरी जिंदगी में बहुत कम ही लोग प्रेम से इस तरह से बात कर पाए थे। तुम्हारा मोटापा भले ही तुम्हारी जिम्मेदारी दिखाता है और यही फूड एसोसिएशन का दिल है, लेकिन ज्यादा मोटापे से दिल की बीमारियां होती हैं। जब ऐसा समय आएगा ना तो तुम्हें अपना दिल अच्छे से महसूस होगा। प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा। हमारा फूड एसोसिएशन सबसे वादा करता है कि हम कभी भी किसी भी डिलीशियस फूड को नहीं छोड़ेंगे और इस मिशन के लिए मैं और मेरा पूरा फूड एसोसिएशन कुछ भी करने तैयार है, भले ही इसके लिए हमें अपनी हेल्थ या अपनी जिंदगी ही दांव पर क्यों न लगानी पड़े। बलवंत ने स्माइल करते हुए कहा।
तुम्हारे रेस्टोरेंट को रैंकिंग बोर्ड से हटाने का डिसीजन मैंने ही लिया था। हमारे पास बहुत सारे रेस्टोरेंट और कस्टमर से तुम्हारे रेस्टोरेंट के खिलाफ काफी कंप्लेंट्स आ रही थी, इसलिए सारे नियम और कायदों के हिसाब से तुम्हारे रेस्टोरेंट को हमने रैंकिंग बोर्ड से हटा दिया। आज रात वाइस प्रेसिडेंट तुषार और मैं डिलीशियस फूड को ना छोड़ने का वादा पूरा करने आए हैं, इसलिए आज हमने तुम्हारे रेस्टोरेंट को चुना। लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हें इस बात से खुशी नहीं हुई और ना तुम अपने रेस्टोरेंट में हमारा स्वागत करना चाहते हो। मुझे तो इतनी खुशी हो रही कि तुम्हें उठा उठा कर पटकूं, प्रेम ने अपने मन में हंसते हुए सोचा। प्रेम समझ चुका था कि बलवंत फूड एसोसिएशन का बहुत माहिर खिलाड़ी था और उसके पास हर बात का जवाब था। हाँ बिल्कुल, आपका स्वागत है। हम हमेशा अपने बिल पे करने वाले कस्टमर का स्वागत करते हैं। जब तक कोई सीट खाली नहीं हो जाती तब तक आप थोड़ा इंतजार कीजिए। मुझे अभी किचन में जाना है, इसलिए मैं चलता हूं। प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा। उसने बिल पे करने वाले कस्टमर शब्द पर जोर दिया था। फिर उसने अपने हाथों के दोनों शाही कबाब की प्लेट को अपने कस्टमर्स के सामने जाकर रख दिया और किचन में चला गया। वंदना कहां गई? ककाओ गांव के मुखिया के महल में एक कमरे का रंग पूरा पिंक था और इसमें सभी सामान पिंक कलर का रखा हुआ था। मुकुंद इस कमरे के अंदर खड़ा था और वो गुस्से के साथ कंबल के अंदर रखे तकियों को देख रहा था। एक नौकरानी ठीक उसके बगल में डर कर खड़ी हुई थी। जी वो उन्होंने कहा था कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रही हैं। उसके बाद वो सोने चली गई और फिर हमें नहीं पता कि वो कहां गई। वंदना हमेशा इसी तरह से भाग जाती थी और मुकुंद ने कभी भी घर के नौकरों पर इस बात का इल्जाम नहीं लगाया था, लेकिन गुस्से में वो खुद को काबू नहीं कर पाता था। शायद वो बाहर कुछ खाने चली गई हैं, वो जल्दी ही वापस आ जाएंगी, एक दूसरी नौकरानी ने कहा। वो वंदना के सबसे ज्यादा करीबी थी, इसलिए उसे पता था कि वंदना कुछ खाने के लिए ही बाहर गई होगी। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मुखिया जी इतनी जल्दी घर वापस आ जाएंगे, और ये इसलिए हुआ था क्योंकि मुखिया जी अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ खाना खाना चाहते थे। तुम लोग नीचे जा सकती हो, मैं उसका यही इंतजार करूंगा, मुकुंद ने अपनी दोनों नौकरानियों से कहा। अब उसका गुस्सा धीरे धीरे कम हो गया था। उसे इस बात की थोड़ी बहुत भनक थी क्योंकि वो अपनी बेटी को काफी अच्छे से जानता था। वंदना मुकुंद को भी बहुत सी चीजों के लिए मना कर देती थी, तो फिर ये बेचारी नौकरानियां कहां तक उसे संभाल पाती। जी मालिक, दोनों नौकरानियों ने कहा और सीढ़ियों से नीचे चली गईं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया था। उसे शायद कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा होगा। उसकी पिछले कुछ सालों में दवाइयां भी ज्यादा बढ़ गई हैं और बहुत सारी चीजें तो वो खा भी नहीं सकती। उसके इलाज के लिए मैं किसके पास जाऊं? कमरे में अकेले बैठे हुए मुकुंद ने सोचा। अक्सर इसी सोच में डूबे होने के कारण उसके माथे पर बहुत सारी झुर्रियां भी आ गई थीं। बॉस कितने अच्छे इंसान हैं, यामिनी ने प्रेम को देखकर सोचा। उसे पता था कि जब तक प्रेम उसके साथ खड़ा है तब तक कोई भी उसके आधे राक्षस होने के कारण उसे कुछ भी नहीं कह सकता। प्रेम उसके लिए बारिश में छाते की तरह था जो हमेशा बारिश से उसे बचाता था। श्रुति ने एक बार यामिनी की तरफ देखा और अपने हाथ में प्लेट लेकर किचन की तरफ चली गई। प्रेम के अच्छे नेचर की वजह से उसे यह जगह और भी अच्छी लगने लगी थी। अब उसे किसी भी धोखेबाजी या चालबाजी की चिंता नहीं थी। उसे सिर्फ और सिर्फ अपना काम पूरा मन लगाकर करने की जरूरत थी। तो ये हमें ऐसे ही छोड़कर चला जाएगा? तभी तुषार ने प्रेम को जाते हुए देखा और बोला। उसे लग रहा था जैसे प्रेम उन्हें हाई प्रायोरिटी पर रखेगा और कैसे भी करके उन्हें सीट अरेंज करके देगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था और उन्हें भी नॉर्मल कस्टमर के जैसे लाइन लगाने को कहा गया था। अपने आप को एक कस्टमर की तरह समझो, शायद आज हम वाकई कुछ अलग टेस्ट करने वाले हैं, बलवंत ने शांति से जवाब दिया। वो अपने चारों तरफ के कस्टमर्स को ऑब्जर्व कर रहा था और उसे सभी कस्टमर्स के चेहरे पर काफी खुशी भरे एक्सप्रेशंस दिख रहे थे, जैसे वो अपने फूड को काफी एंजॉय कर रहे हों। इसलिए बलवंत की एक्सपेक्टेशन अब और ज्यादा बढ़ चुकी थी। कुछ दिन पहले जब वो ललित के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया था तब उसने ललित को यही बात सिखाई थी। बलवंत काफी अच्छे से समझ जाता था कि कोई कस्टमर अपना फूड एंजॉय कर रहा है या नहीं। बलवंत जिस फील्ड में था उसमें यह स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बस इसलिए ही वो कस्टमर्स के रिएक्शंस देखकर सरप्राइज हो गया था। उसने इसके पहले किसी भी रेस्टोरेंट में
कस्टमर्स को अपने फूड में इतना ज्यादा खोया हुआ नहीं देखा था। सभी कस्टमर अपने फूड को अपनी उम्मीद पर खरा पा रहे थे और उनके एक्सप्रेशन से यह बात साफ समझ में आ रही थी। बलवंत को लगता था कि किसी भी रेस्टोरेंट में ऐसा दिखना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, लेकिन आज उसे यह बात अपनी आंखों के सामने सच होती दिख रही थी। जल्दी ही उनकी आंखें शोभित की तरफ जाकर रुकी। शोभित अभी अपनी फिश में खोया हुआ था। उसकी प्लेट में जो फिश की स्पाइन रखी थी, उसे देखकर ये दोनों बहुत अच्छे से बता सकते थे कि ये फिश कितनी बड़ी रही होगी। हालांकि शोभित ने यह मछली लगभग पूरी खा ली थी। शोभित को खाता हुआ देखकर जिस बात से उनकी क्यूरियोसिटी सबसे ज्यादा बढ़ी, वो ये थी कि उन्हें शोभित के सिर से धुआं उठता दिख रहा था। उसके सारे कपड़े गीले हो चुके थे, उसके होंठ सूज गए थे और लाल की जगह अब वो पर्पल दिखने लगे थे। इस सब के बाद भी उसका फोक अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था और फिश खाते हुए शोभित भी बहुत जोरों से हाँफ रहा था। वो अपनी ग्रिल्ड फिश के साथ एक अलग ही दुनिया में जा चुका था। वो लड़का कौन सी मछली खा रहा है? क्यूरियस होकर बलवंत ने यामिनी से पूछा। उसने कभी भी किसी चीज को इस तरह बना हुआ नहीं देखा था और वो पहली बार किसी डिश को सर्व होने के बाद भी गर्म देख रहा था। साथ ही साथ ये डिश मारिया रेस्टोरेंट के रैंकिंग बोर्ड की किसी भी डिश से नहीं मिलती थी, जो बलवंत समझ गया था कि ये कोई नई डिश थी। ये स्पाइसी ग्रिल्ड फिश है और उसने सबसे ज्यादा स्पाइसी लेवल चुना है, यामिनी ने समझाते हुए कहा। जैसे ही उसे पता चला था कि ये लोग फूड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट थे, उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया था। रैंकिंग बोर्ड से हट जाने के कारण वो भी काफी गुस्से में थी। ये बहुत ज्यादा स्पाइसी लेवल, आखिर कितना स्पाइसी होगा? मुझे तो ये इतना स्पाइसी नहीं दिखता, तुषार ने अपनी होंठ काटते हुए कहा। ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये कितना स्पाइसी है, शायद आपको ये टेस्ट करने के बाद ही पता चल सकेगा, यामिनी ने स्माइल करते हुए कहा। ठीक है, फिर मैं बहुत ज्यादा स्पाइसी ग्रिल्ड फिश खाना चाहूंगा, तुषार ने यामिनी से कहा। स्पाइसी ग्रिल्ड फिश में स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज है। आप कौन सा साइज लेना चाहेंगे? यामिनी ने पूछा। मैं मीडियम साइज लूंगा। थोड़ी देर हेजिटेट होने के बाद तुषार ने जवाब दिया। ठीक है, जैसे ही आपको सीट मिल जाएगी हम आपका ऑर्डर आप तक पहुंचा देंगे, यामिनी ने सिर हिलाकर कहा। अगर कोई और कस्टमर होता तो यामिनी उन्हें यह जरूर बताती कि बहुत ज्यादा स्पाइसी लेवल आम इंसानों के लिए नहीं है, लेकिन तुषार जैसे चालाक लोगों के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं थी। तुषार, तुमने कब से स्पाइसी खाना शुरू कर दिया? बलवंत ने हंसते हुए कहा। मुझे स्पाइसी चीजें ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये रेस्टोरेंट हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत ज्यादा स्पाइस से क्या होता है? आप देख लेना, मैं इनके सारे इरादों पर पानी फेरने वाला हूं, तुषार ने स्माइल करते हुए कहा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, बलवंत ने शोभित की तरफ देखते हुए कहा। वो समझ चुका था कि इतनी ज्यादा स्पाइसी डिश होने के बाद भी अगर कोई कस्टमर अपने फोक को नीचे नहीं रख रहा है, तो स्पाइसी होने के बाद भी ये फिश बहुत ज्यादा डिलीशियस थी। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद बलवंत और तुषार को सीट मिल ही गई। उन्हें एक बड़े से डीमन के बगल में जगह मिली थी। डीमन के साथ बैठने के कारण ही तुषार के माथे पर पसीना आने लगा था। उसने धीरे धीरे से अपना पसीना पोंछा। थोड़ी ही देर बाद वो डीमन अपनी रसमलाई में डूब गया और उसने तुषार की तरफ देखा भी नहीं। तुषार, तुम ग्रिल्ड फिश के अलावा और क्या खाना चाहोगे? बलवंत ने मेनू खोलते हुए कहा। उसे यहां के प्राइस पहले से ही पता थे, इसलिए फिर से प्राइस देखकर उसे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ था। मैं हर डिश खाना चाहूंगा, थोड़ी देर तक हेजिटेट होने के बाद तुषार ने कहा। ये क्या वाकई अच्छी है? बलवंत का रिव्यू सुनकर तुषार ने कहा और फिर अपनी नॉर्मल मीठी रसमलाई खाई, जिससे उसकी आंखों में तुरंत ही चमक आ गई। रसमलाई उसके मुंह में जाकर घुल गई और उसका टेस्ट उसके मुंह में फैलने लगा। इसे किस चीज से बनाया है? यह डिश इतनी टेस्टी कैसे हो सकती है? मुझे नहीं लगता कि यह कोई आम डिश है, यह तो कमाल की है, तुषार ने रसमलाई को देखकर कहा। उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था, क्योंकि रसमलाई का स्वाद उसे कमाल का लगा था। इसके बाद वो और रसमलाई खाने से खुद को रोक नहीं पाया और उसने एक चम्मच और रसमलाई खाई, एक और, फिर एक और। वो खुद को बिल्कुल भी रोक नहीं पा रहा था। उसने सोचा था कि वो डिश की बुराई करेगा और इसे नीचे दिखाएगा, लेकिन अब वो सारी बातें भूल चुका था और रसमलाई के फ्लेवर में खो गया था।
लंबे समय से उसने किसी भी डिश को खाते समय इतना खुश महसूस नहीं किया था। उसे अपनी जवानी के दिनों की याद आने लगी थी। रिया अगले डकलिंग को गोदी में लेकर इन दोनों लोगों की तरफ देख रही थी। ये दोनों मोटे लोग पहले इस डिश की तारीफ करने से मना कर रहे थे, लेकिन इनकी बॉडी इनसे ज्यादा ईमानदार है, उसने मन में बड़बड़ाया। तुषार का रिव्यू सुनकर बाकी कस्टमर के चेहरे पर भी स्माइल आ गई थी। उन्हें लगा था कि ये दोनों इस डिश की बहुत बुराई करेंगे, लेकिन ये दोनों भी रसमलाई के आगे हार मान चुके थे। अभी तो मजा तब आएगा जब वो केवल रसमलाई का एक बोल ही खा पाएंगे और प्रेम दूसरा बोल देने से मना कर देगा। प्रेम बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन रसमलाई का एक बोल मिलने के कारण उसे कोई भी नेगेटिव रिव्यू दे सकता है। सिद्धार्थ ने अपनी स्पाइसी ग्रिल्ड फिश खाते हुए हाफ कर कहा। यामिनी जब बलवंत के सामने से निकल रही थी तो बलवंत ने रसमलाई खत्म करने के बाद अपनी चम्मच नीचे रख दी। आखिरकार ये तो वाकई काफी लाजवाब थे। मुझे एक बोल और बहुत मीठी रसमलाई दे दो, बलवंत ने कहा। मैं भी और नॉर्मल मीठी रसमलाई खाना चाहता हूं, मुझे 2 बोल लेकर आना, तुषार ने कहा। बलवंत ने चौंक कर तुषार की तरफ देखा। तुषार, मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत मीठी रसमलाई ट्राई करनी चाहिए। इसकी चाशनी बहुत अच्छी लग रही है। इसको तो बहुत मीठा ही होना चाहिए। अगर इसे नॉर्मल मीठा कर दिया जाए तो ये इतनी अच्छी नहीं लगेगी, बलवंत ने सलाह देते हुए कहा। प्रेसिडेंट, मुझे लगता है कि आपको यह कहने के पहले नॉर्मल मीठी रसमलाई ट्राई करके देखनी चाहिए। इसमें हर चीज बहुत चुन चुन के डाली गई है, जिससे इसका टेस्ट बहुत लाजवाब आ रहा है। यह ऑलरेडी काफी मीठी है। मैं तो यह सोच रहा हूं कि अगर इसमें और चाशनी डाली जाएगी तो यह कितनी बेकार लगेगी, तुषार ने असहमति दिखाते हुए ना में सिर हिलाकर कहा। यामिनी ने दोनों की तरफ देखा और आकर खड़ी हो गई। सॉरी, लेकिन हर कस्टमर को बस एक बोल रसमलाई ही मिलती है, उसने कहा। क्या? उन लोगों ने मुड़कर यामिनी से एक साथ एक ही आवाज में कहा। ये रिस्ट्रिक्शंस किस लिए? ऐसा नहीं है कि हम पे नहीं करने वाले हैं, बस मुझे एक बोल नॉर्मल मीठी रसमलाई और ले आओ, तुषार ने अपनी आईब्रो ऊपर करके यामिनी से कहा। अगर उसने हर डिश की एक एक प्लेट ऑर्डर ना की होती तो वो रसमलाई के कम से कम 10 बोल्स खा सकता था। अगर कस्टमर डिमांड कर रहे हैं और तुम रसमलाई बना भी रहे हो तो फिर इसे बेचने में क्या दिक्कत है, बलवंत ने कंफ्यूज होकर कहा। यामिनी बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई और उसके एक्सप्रेशंस काफी सीरियस हो गए। ये हमारे रेस्टोरेंट का रूल है और ये आपको मेनू में लिखा हुआ दिख जाएगा। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, उसने कहा। यामिनी दिन ब दिन और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट होती जा रही थी। उसे पता था कि ये नियम प्रेम ने बनाए हैं और प्रेम के हर नियम के पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह जरूर होती है। बलवंत ने रूल देखने के लिए मेनू को अच्छे से जांचा। अगर प्रेम इन दोनों डिश को एक बनाकर फूड कंपटीशन में रखे तो ये डिश भी टॉप 30 में आ सकती है, बलवंत ने सोचा। तुषार कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उसके पहले ही बलवंत ने उसका हाथ पकड़ लिया। ठीक है, फिर हमारी बाकी डिशेस ले आइए, बलवंत ने स्माइल करते हुए यामिनी से कहा। जी बिल्कुल, आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, यामिनी ने सिर हिलाकर कहा और किचन की तरफ चली गई। प्रेसिडेंट, हमें उन्हें थोड़ा और मजबूर करना चाहिए था, तुषार ने नाराज होकर कहा। क्या हमें उनसे इस बात की और जिद करनी चाहिए थी ताकि सभी लोग समझ जाएं कि हमें यह डिश कितनी अच्छी लग रही है और हम उसके लिए भीख मांगने तक तैयार हो गए हैं, बलवंत ने तुषार से कहा। यह बात सुनकर तुषार के एक्सप्रेशंस तुरंत ही बदल गए। अभी अभी उसे याद आया कि वो इस रेस्टोरेंट में आखिर क्यों आया था और एक बोल रसमलाई खाने के बाद ही वो अपने रास्ते से भटक गया था। तुषार को भी पता था कि ये रेस्टोरेंट दोबारा रैंकिंग बोर्ड में नहीं आ सकता था, फिर भी वो रैंकिंग बोर्ड की बाकी डिशेस से रसमलाई को कंपेयर करने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसे पता था कि भले ही रसमलाई नंबर 1 रैंक पर ना आ पाए, लेकिन ये कम से कम टॉप 5 में अपनी जगह बना सकती थे, क्योंकि कोई भी इस रसमलाई को खाने से खुद को रोक नहीं सकता था। बलवंत बिना किसी एक्सप्रेशन के अगली डिश के आने का इंतजार कर रहा था, ताकि कोई भी उसे देखकर यह ना समझ सके कि वो क्या सोच रहा है। प्रेम के रूल्स तो पत्थर की खींची लकीर की तरह है। उसने तो फूड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के लिए भी रूल्स नहीं बदले। मुझे उम्मीद है कि ये लोग मारिया रेस्टोरेंट को कल फिर से रैंकिंग बोर्ड में ले आएंगे, वरना इनसे ज्यादा काले दिल का इंसान कोई नहीं होगा। मुझे इस बात की ज्यादा उम्मीद नहीं है। उन्होंने बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के इस रेस्टोरेंट को रैंकिंग बोर्ड से बाहर कर दिया।
फिर इनसे तुम क्या उम्मीद लगा सकते हो? बलवंत की तरफ देखकर सभी लोग स्माइल करते हुए बातें करने लगे थे। यामिनी ने जब रूल्स के कारण फूड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को रोका था, तब से ही सभी कस्टमर को काफी अच्छा फील हुआ था। जल्दी ही शाही कबाब, राजमा चावल, बटर पनीर मसाला और नान तैयार हो गए थे। वो दोनों अपनी डिशेस में पूरी तरह खो चुके थे और इन्हें खाते हुए उनके चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती थी। बलवंत ने अपना बोल नीचे रखते हुए लंबी डकार ली। उसने अपना बोल पूरी तरह से साफ कर दिया था। उसने अपने बोल को काफी देर तक देखा और फिर उसे टेबल के बीच में सरका दिया। उसने पिछले कई सालों से ऐसा महसूस नहीं किया था। उसे लगता था कि इतने सालों तक इतने ज्यादा रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जो उसने टेस्ट नहीं किया हो। हालांकि आज एक के बाद एक सारी डिशेस ऐसी ही थीं जो उसने कभी नहीं खाई थी। ये सारी डिशेस उसके लिए नई थी और वो अगली डिश के आने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकता था। उसे खुद पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि इतनी सारी डिशेस एक ही शेफ ने बनाई थी। अगर ये बात 20 साल पहले हुई होती तो मैं बिना किसी झिझक के इस रेस्टोरेंट की सारी डिशेस को टॉप 5 में रख देता। बलवंत ने प्रेम की तरफ देखकर सोचा और गहरी सांस ली। ये आदमी तो कितना जीनियस लगता है। ये पूरे ककाओ गांव की फूड इंडस्ट्री को बदल कर रख देगा। मुझे बस इस बात का दुख है कि ये गलत समय में पैदा हो गया। तुषार ने भी अपने हाथ का बोल नीचे रख दिया और काफी एक्सपेक्टेशंस के साथ बलवंत की तरफ देखने लगा। ये तो काफी कमाल की डिशेस थी। अब मैं बहुत जल्दी ही स्पाइसी ग्रिल्ड फिश खाना चाहता हूं, उसने कहा। दरवाजा धीरे से खुला और वंदना कमरे के अंदर आ गई। वंदना ने अपने हाथ पैर ठीक किए और दरवाजे के बगल में लगा ऑटोमेटिक लैंप बंद कर दिया। भगवान का शुक्र है कि मुझे किसी ने पकड़ा नहीं, वरना ये लोग फिर से मेरी शिकायत मेरे पापा के पास लेकर जाते। वंदना ने धीरे से बड़बड़ाया। वो लोग वाकई परेशान करते हैं, है ना? वंदना की बात के जवाब में एक आवाज आई। हाँ, वो वाकई में। वंदना जवाब देने ही वाली थी कि उसके शब्द उसके मुंह में ही रुक गए। उस कमरे की सारी लाइट्स जल चुकी थीं। वो टेबल की तरफ काफी परेशान होकर मुड़ी और अपने पापा की तरफ देखकर बोली, पापा आप यहां क्या कर रहे हैं? आप तो आज रात काफी लेट लौटने वाले थे ना? अगर आज मैं जल्दी नहीं आता तो तुम्हें पकड़ नहीं पाता। तुम तो एक लालची छोटी बिल्ली हो, मुकुंद ने सीरियस होकर कहा। वो भी वंदना को लड़कों के कपड़ों में देखकर काफी चौंक गया था। आपसे ये किसने कहा? मैं तो बाहर बस ठंडी हवा लेने गई थी और मैं लालची बिल्ली नहीं हूं। वंदना अपनी बात पूरी कर पाती कि उसके पहले ही उसे डकार आ गई और वो शर्म करके छत की तरफ देखने लगी। वो अपने आप को बचाने की काफी कोशिश कर रही थी, लेकिन एक डकार ने उसके सारे इरादों पर पानी फेर दिया था। अंदर आने के पहले कम से कम अपना मुंह तो अच्छे से पोंछ लेती। अगर तुम डकार नहीं भी लेती तो भी मैं तुम्हारे चेहरे को देखकर बता सकता था कि तुम बाहर खाना खाने गई थी, मुकुंद ने हंसते हुए वंदना के चेहरे की तरफ इशारा करके कहा। वंदना ने जैसे ही हाथ फेरकर अपना मुंह साफ किया, वैसे ही उसके हाथ पर तेल के लाल निशान छूट गए, जिससे उसके एक्सप्रेशंस और भी अजीब हो गए। वो समझ गई थी कि ग्रिल्ड फिश खाने के बाद उसने अपना मुंह ठीक से साफ नहीं किया था। अब उसके दिमाग में सारे बहाने खत्म हो चुके थे। उसने अपने लिए एक गिलास पानी भरा और वो थोड़ी देर तक ऊपर और नीचे देखती रही। फिर वो सीरियस होकर मुकुंद की तरफ देखने लगी। पापा, मैं बस बाहर खाना खाने नहीं गई थी, बल्कि मैंने आपके लिए थोड़ी जांच पड़ताल भी की है, वंदना ने आगे कहा। मेरी जांच पड़ताल से मुझे पता चला है कि अंकल रॉबर्ट सब कुछ सच कह रहे थे। मारिया रेस्टोरेंट का फूड वाकई लाजवाब है और वो रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है। उनका रेस्टोरेंट हमेशा भरा हुआ रहता है और तो और कस्टमर सीट के लिए लाइन लगाकर इंतजार करते हैं। क्या उस रेस्टोरेंट ने रैंकिंग बोर्ड में इसलिए रैंक हासिल की थी कि उसे यूं ही निकाल दिया जाए? उनका खाना खाकर मैं ये समझ गई कि उनके रेस्टोरेंट के साथ कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है और फूड एसोसिएशन में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। आपको उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए, वरना वो जो भी फूड रैंकिंग देंगे वो सच्ची नहीं होगी। अच्छा, तो तुम उस रेस्टोरेंट की जांच पड़ताल करने खुद गई थे? मुकुंद ने सरप्राइज होकर पूछा। हाँ, आपने ठीक सुना। मैंने उनकी स्पाइसी ग्रिल्ड फिश खाई और वो बहुत बहुत अच्छी है। क्या हम मां के साथ वहां कल दोबारा चलें? वंदना ने सिर हिलाकर कहा। मेरे पास कल के लिए बहुत काम है,
दोपहर को मुझे दानवों के एम्बेसडर्स का स्वागत करना है। रात को मुझे 2 स्पीशीज के बीच की लड़ाई के बारे में बातचीत करनी है। मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। मुकुंद ने ना में सिर हिलाते हुए कहा। फिर वंदना को देखकर वो आगे बोला, साथ ही आकर्ष ने कहा था कि तुम्हें अभी की कंडीशन में स्पाइसी फूड नहीं खानी चाहिए। तो याद रखो कि आज तुमने पहली और आखिरी बार स्पाइसी ग्रिल्ड फिश खाई है। अच्छा। मुकुंद की बात सुनकर वंदना नाराज हो गई, लेकिन उसने अच्छी बेटी की तरह सिर हिलाकर मुकुंद की बात मान ली। यह देखकर मुकुंद थोड़ा नरम पड़ गया और उसके चेहरे पर चिंता भरे एक्सप्रेशंस आ गए। क्या तुम्हारा पेट और पैर आज भी ठंडे हैं? अब आकर्ष से तुम्हारी अगली अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया है। मैं आज जल्दी इसलिए आया था कि मैं तुम्हें उसके पास ले जा सकूं, मुकुंद ने कहा। आज? वंदना ने अपना पैर ऊपर उठाया और अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बोली। फिर उसने खुश होकर कहा, मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है और ना ही मुझे ठंड लग रही है। मुझे तो लग रहा है जैसे मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूं। क्या सचमुच? मुकुंद बिल्कुल हैरान हो गया था। उसने पूरे दिल से वंदना से कहा, वंदना तुम सच कह रही हो ना? मुझे पता है कि आकर्ष की ट्रीटमेंट तुम्हारे लिए काफी पेनफुल होती है और उसका फायर टाइप मैजिक तो पूरे ककाओ गांव में सबसे अच्छा है। उसके इस ट्रीटमेंट से भी तुम्हारी बॉडी की जकड़न बहुत कम दूर होती है। लेकिन पापा, अब मुझे वाकई बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है। जब मैं सुबह सोकर उठी थी तब मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था और रात में तो मैं सबसे ज्यादा परेशान होती हूं। लेकिन अब मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूं। यह शायद उस ग्रिल्ड फिश की वजह से हुआ है। जब मैं वो खा रही थी तो मुझे अपनी पूरी बॉडी में काफी गर्मी महसूस हो रही थी और मैं पसीने में बिल्कुल नहा चुकी थी। अभी मुझे काफी अच्छा लग रहा है और अब मैं नहाने जा रही हूं। वंदना ने मुकुंद की बात बीच में ही रोककर कहा, मुझे तुम्हारा हाथ दिखाओ। मुकुंद वंदना की कलाई पर अपनी उंगली रखकर उसकी नब्ज देखी। उसने अपनी आंखें बंद की और थोड़ी देर बाद आंखें खोलकर बोला, तुम्हारी बॉडी की जकड़न वाकई महसूस नहीं हो रही है। यहां तक कि उसका कोई नामो निशान भी नहीं दिख रहा है। पापा, क्या इसका मतलब यह है कि अगर मैं वो ग्रिल्ड फिश खाती रही तो मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी? वंदना ने खुश होकर पूछा। अपनी दवाइयों के कंपैरिजन में वंदना को ग्रिल्ड फिश खाना नर्क से स्वर्ग के सफर जैसा लगा था। पहले मेरे साथ आकर्ष जी के यहां चलो, उन्हें तुम्हारी कंडीशन अच्छे से जांचने दो, मुकुंद ने कहा। क्या मैं पहले नहा सकती हूं? ठीक है, लेकिन जल्दी करना। तब तक मैं जाकर तुम्हारी मां को इस बारे में बताता हूं। उन्होंने अभी तक खाना भी नहीं खाया होगा। मुकुंद ने सिर हिलाया और कमरे से बाहर चला गया। ये रही आपकी रसमलाई। यामिनी ने बहुत मीठी और नॉर्मल मीठी रसमलाई बलवंत और तुषार की टेबल पर रखते हुए कहा, मैंने सुना है कि इस रेस्टोरेंट के कस्टमर्स इस डिश के फ्लेवर के लिए लड़ाई करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि एक बोल डिश में लड़ाई करने जैसा क्या है। तुषार ने अपनी नॉर्मल मीठी रसमलाई की तरफ देखकर कहा, तो चलो खुद खाकर देख लें, बलवंत ने कहा। रसमलाई की खुशबू से उसके मुंह में पानी आ रहा था। जब उसने फूड एसोसिएशन ज्वाइन किया था तब के मुकाबले फूड एसोसिएशन आज बहुत अच्छे मुकाम पर आ चुका था। उसने फूड एसोसिएशन इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि उसे खाना बहुत पसंद था और वो बस ककाओ गांव के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहता था। आज बलवंत जिस पोजीशन पर था वहां आकर उसके पास इतने राइट्स थे कि वो किसी भी रेस्टोरेंट में जाकर खाना ट्राई कर सकता था। इसके अलावा ककाओ गांव के सारे अच्छे रेस्टोरेंट की इंफॉर्मेशन उस तक अपने आप ही आ जाती थी। अब उसके पास इतनी पावर्स थी कि वो डिसाइड कर सकता था कि ककाओ गांव के लोग क्या खाएंगे और कौन सा रेस्टोरेंट कामयाब कहलाएगा। उसने खुद कभी नहीं सोचा था कि यह फूड कंपटीशन इतना ज्यादा बदल जाएगा। बलवंत ने अपने सामने रखी हुई रसमलाई की तरफ देखा और रसमलाई को हिलाकर उसे समझ में आया कि इसमें लाल और गोल्डन चाशनी डली हुई है और यह अच्छी तरह से यह डिश के साथ मिल गई है। साथ ही साथ रसमलाई के अंदर भी चाशनी अच्छी तरह से भरी हुई है। इसकी खुशबू और प्रेजेंटेशन तो कमाल की है। मुझे उम्मीद है कि इसका टेस्ट मुझे निराश नहीं करेगा, बलवंत ने अपने मुंह में रसमलाई डालते हुए कहा। मुंह में जाते ही रसमलाई का टेस्ट उसके मुंह में घुलने लगा। इसका टेस्ट कमाल का है, बलवंत ने कहा।